रात में भी विराट ने जब कियारा को अपनी बाहों में कस लिया था, तभी कियारा को समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। अभी तक भी कियारा विराट की बाहों में ही थी। अब जब कियारा की आंख खुल गई तो उसे घबराहट और शर्म महसूस होने लगी। उसी वजह से वो बड़ी मुश्किल से विराट की बाहों में सांस लेने की हिम्मत कर पाई। कियारा को इस बात का डर था कि उसकी कोई छोटी सी हरकत भी विराट को जगा सकती थी। अगर विराट जाग गया तो उन दोनों को एक दूसरे का सामना करना पड़ेगा। और कियारा को इस वक्त सच में नहीं पता था कि उसे क्या कहना चाहिए था। कियारा इस बारे में विराट से बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहती थी कि कल रात उन्होंने जो किया था उसके बारे में कियारा को कैसा महसूस हुआ था। कियारा ने मन ही मन सोचा, मुझे तो दिख भी नहीं रहा कि इस टाइम कितना बच रहा है। घड़ी कैसे देखूं? जरा भी हिली तो विराट की नींद खुल जाएगी। उन दोनों बच्चों ने नाश्ता किया होगा या नहीं? क्या दीपक उन्हें स्कूल छोड़ने चला गया होगा? कियारा तू भी पागल हो गई है। तुझे तो अभी ये पता नहीं कि कार और टायर उठे भी होंगी कि नहीं, और तू उनके स्कूल जाने के बारे में सोच रही है। कियारा ने बेवकूफी से अपनी गर्दन हिलाई और तभी उसे याद आया कि इस वक्त वो विराट की बाहों में थी। और फिर उसके दिमाग ने अपना काम करना शुरू कर दिया। अरे यार, मैं भूल क्यों जाती हूँ कि इस वक्त मैं कहाँ हूँ। मेरी इस बेवकूफी की वजह से विराट की नींद खुल गई तो यार मिड वीक में तो ये सब कुछ अरेंजमेंट बिल्कुल ठीक है, पर सैटरडे संडे उसका क्या? सैटरडे संडे तो मैं विराट के साथ नहीं सो सकती हूँ, है ना? इससे तो बच्चों को पता चल जाएगा कि क्या चल रहा है। बच्चों को ये सब पता चल गया तो क्या होगा? इस बारे में सोचकर ही कियारा की सांसें ऊपर नीचे हो रही थी। उसकी मोटी मोटी पलकें तेजी से झपक रही थी, जैसे वो गहरी सोच में डूबी हुई थी। इसी बीच कियारा को ध्यान ही नहीं रहा कि उसने विराट के सीने को हल्के से सहला दिया। विराट को बहुत दिनों के बाद किसी ने उठाने की कोशिश की थी। कियारा अपनी सांस रोकने की कोशिश कर रही थी ताकि विराट को जगा ना पाए, पर विराट अब तक उठ चुका था। वो हल्की सी आंखें खोलकर कियारा को ही देख रहा था। विराट अपने मन ही मन कियारा के इतने क्यूट और लविंग एक्सप्रेशंस को देखते हुए बहुत खुश हो रहा था, क्योंकि अभी अभी हैरानी से कियारा ने अपने होठों को बाइट कर लिया था। विराट का सारा ध्यान कियारा के चेहरे पर ही था। वो अपने मन में कियारा के बारे में ही सोच रहा था। कियारा का चेहरा खुली किताब जैसा है। उसके बारे में जानना बहुत आसान है कि इस वक्त कियारा क्या महसूस कर रही है। काश ये मेरे बारे में ही सोच रही हो। ये सब बात दिमाग में आते ही विराट की आंखें खुशी से चमक उठी। कियारा जब सोच में डूबी थी तो उसे एक आवाज सुनाई दी। ये तुम इतना डीपली किसके बारे में सोचे जा रही हो? कियारा अपने ख्यालों में खोई हुई थी कि उसे एक आवाज सुनाई पड़ी जो थोड़ा सा खटखरी और अट्रैक्टिव थी। इस आवाज में सैटिस्फैक्शन और आलस दोनों के मिले जुले इशारे थे। विराट तो पहले से ही उसे बहकाने की कोशिश कर रहा था, जबकि वो दोनों अभी जस्ट ही सोकर उठे थे। विराट की अचानक से आवाज सुनकर कियारा एकदम से घबरा गई और अपने निचले होठ को बाइट करते हुए बोली, मैं अपने बच्चों के बारे में सोच रही थी। जब भी कियारा घबराई हुई होती है तो वो यही करती थी। विराट ने अपनी उंगली से कियारा के होठ को उसके दांतों से निकालते हुए कियारा की आंखों में देखा। विराट की आंखें और भी ज्यादा सीरियस हो गईं। इस बात से कियारा बहुत ही अनकंफर्टेबल सा फील कर रही थी। कियारा ये देखते ही विराट की बाहों से बाहर निकलने की कोशिश करने लगी, लेकिन विराट ने फिर से कियारा को अपनी बाहों में खींच लिया। विराट ने मुस्कुराते हुए धीरे से कहा, ये तुम क्या करती रहती हो? जरा भी ध्यान नहीं दे सकती क्या? अगर मैं अभी नहीं संभालता तो तुम इस तरह से गिर ही जाती। विराट की बात सुनकर कियारा को बहुत शर्म आ रही थी और साथ ही उसे अपने ऊपर थोड़ा सा गुस्सा भी आ रहा था। कियारा ने थोड़ा सा हिचकिचाते हुए कहा, बच्चों को स्कूल जाना है बस इसलिए। कियारा अपने आप को ऐसे विराट की बाहों में कस कर पकड़े होने की वजह से बहुत शर्मा रही थी। कियारा को ब्लश करते देख विराट को अपने अंदर बहुत खुशी महसूस हो रही थी। विराट कियारा की आंखों में देखते हुए खो ही गया था। इस वक्त उसके मन में बहुत कुछ एक साथ चल रहा था। कियारा इतना क्यों घबरा रही है? मैंने तो अभी सिर्फ उसे गले ही तो लगा रखा है। हाँ, ये बात अलग है कि हम लोगों ने कपड़े नहीं पहने हुए हैं, पर इसमें ऐसा भी क्या हो गया? कियारा ने मन ही मन सोचा। कंट्रोल कियारा कंट्रोल, तुम्हें बस ये प्रिटेंड करना है कि तुमने कुछ भी नहीं देखा है। अपने मन में ये सोचकर वो बस शांत हो गई। विराट ने कियारा के बालों को सहलाते हुए बहुत ही प्यार से कहा, सब कुछ हो जाएगा, तुम बेकार इस बात की चिंता कर रही हो। उनके पास उनका ध्यान रखने के लिए और भी बहुत सारे लोग हैं। कियारा ने परेशान होकर कहा, पर ये तो ठीक बात नहीं है ना, वो दोनों मेरे बच्चे हैं और मैं अभी यहाँ ऐसे। कियारा ने ऐसा कहकर अपनी बात अधूरी छोड़ दी और विराट के चेहरे के एक्सप्रेशंस को देखने लगी। जब उसने विराट के एक्सप्रेशंस को नॉर्मल देखा तो आगे कहा, इस वक्त मुझे जाना ही होगा। अगर उन्हें आपके साथ मेरे रिश्ते के बारे में पता चला तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। कियारा की बात सुनते ही विराट ने बिना किसी एक्सप्रेशन के चिढ़ते हुए कहा, अब इन सबका मुझसे क्या लेना देना? विराट के इन शब्दों ने कियारा की सारी शर्म को एक ही पल में खत्म कर दिया। कियारा ने चौंक कर विराट की आंखों में देखा। कियारा विराट की आंखों में उसके इन शब्दों के पीछे का कारण ढूंढने की कोशिश कर रही थी। कियारा ने सोचा, विराट ने ऐसा क्यों कहा? ये तो काव्य और काय से बहुत प्यार करते हैं ना, कहीं मैं कुछ ज्यादा तो नहीं सोच रही? मुझे शायद कोई भ्रम हो गया होगा कि विराट मेरे बच्चों से प्यार करता है। वो इन सब बातों की क्यों परवाह करेगा? ये ऐसा है जैसे अब तक ये उन दोनों को मन से अपना नहीं पाया है। जब ये खुश होता तो बच्चों के साथ खेलता है, उनके साथ बहुत मस्ती करता है, और जब ये दुखी होता है तो कहता है कि विराट को कियारा के बच्चों की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। आखिर ये चाहता क्या है? अब ऐसे में मैं क्या करूं? कहीं इसकी वजह से मेरे बच्चों का दिल न टूट जाए। वो दोनों तो बहुत छोटे हैं, ये सब चालाकियां समझ नहीं पाएंगे। उनको इस बात से बहुत तकलीफ होगी। विराट की बात सुनते ही कियारा का चेहरा पीला पड़ गया, उसकी नाक लाल हो गई और उसकी आंखों में आंसू झिलमिलाने लगे। कियारा ऑलमोस्ट रोने लगी। विराट कियारा की फीलिंग्स को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं ले रहा था, इसलिए कियारा को इस बात से और भी ज्यादा दुख हो रहा था। कियारा ने कुछ सोचकर गहरी सांस ली और अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल किया। कियारा ने विराट के सीने पर हाथ रख के उसे पीछे की तरफ धक्का दिया। कियारा उन दोनों के बीच दूरी बनाने की कोशिश कर रही थी और वो विराट के पास से उठकर जाना चाहती थी। कियारा इस वक्त बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि विराट उसे रोकने की कोशिश भी करे। इसके अलावा कियारा इस वक्त विराट से कोई और बात नहीं करना चाहती थी। जैसे ही कियारा विराट के पास से उठकर जाने लगी, विराट के हाथों ने कियारा को उसके कंधों से पकड़ लिया और उसे वापस बिस्तर पर ढकेल दिया, और इतना अच्छे से कसकर पकड़ लिया कि कियारा का उठना तो छोड़ो, हिलना भी बहुत मुश्किल हो गया। फिर विराट ने कियारा को कसकर अपने नीचे दबा दिया। विराट ने कियारा की आंखों में देखते हुए कहा, मैं बस तुम्हें चिढ़ा रहा था, तुम बिना किसी बात की इतनी चिंता कर रही हो। अभी बहुत टाइम बाकी है, इतनी भी कोई जल्दी नहीं है उठने की। चलो थोड़ी देर और सो जाते हैं। विराट की बात सुनते ही कियारा को लगा जैसे उसके अंदर कुछ बहुत ही गर्व था जो बहुत तेजी से दौड़ रहा था। कियारा की स्किन उस गर्माहट की वजह से जलने लगी। कियारा ने बिना विराट की तरफ देखे हुए कहा, तुम सच में बहुत दुष्ट हो, जानवर कहीं के। ये कहने के बाद कियारा ने फिर से ऊपर देखा तो विराट ने उसके लाल होठों को चूम लिया और बिना किसी रोक टोक के उनका स्वाद चख लिया। विराट ने किस करने के बाद कुछ अजीब तरीके से कियारा को देखते हुए पूछा, तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो? अभी हमें साथ आए दिन ही कितने हुए हैं, तुम अभी से आने वाले कल की चिंता में घुली जा रही हो। तुम क्या चाहती हो? मैं तुम्हें प्रॉमिस करूं कि मैं सारी चीजें खुद से करूंगा। विराट की सोच की जड़ें बहुत गहरी थी। विराट को हमेशा लगता था कि औरतें कभी भी सैटिस्फाइड नहीं होती। अगर एक बार वो किसी रिश्ते में बन जाती हैं तो हमेशा उन्हें उस रिश्ते से और ज्यादा ही चाहिए होता है। विराट ने कियारा की आंखों में देखते हुए सोचा, हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट में ये बात साफ साफ लिखी हुई थी कि कियारा को इस तरह की कोई भी रिक्वेस्ट करने के कोई राइट्स नहीं थे। पर ये तो कियारा है, इसे तो हमेशा ही अपनी लिमिट्स और बाउंड्रीज को क्रॉस करने का शौक रहा है। ये इतनी जल्दी समझ जाए तो दुनिया का 8वां अजूबा ना हो जाए।
इसलिए विराट ने कियारा की नाक पकड़कर उसे दबाते हुए कियारा को पनिश करने की कोशिश की। विराट ने सीधे सीधे कियारा की आंखों में देखते हुए उसे धमकाते हुए कहा, तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही करने लगी हो? तुम मेरी बातों को काटने और टालने के बारे में सोचने की कोशिश भी मत करना, और मुझे गुस्सा दिलाने के बारे में तो सपने में भी कोशिश मत करना, नहीं तो तुम्हें वो कभी नहीं मिलेगा जो तुम्हें चाहिए। ये सुनते ही एकदम से कियारा के दिमाग की घंटियां बजने लगी। मैं क्या चाहती हूँ मतलब? कियारा हैरान रह गई। कियारा को बहुत कुछ चाहिए था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वो विराट ही उसे वो सब कुछ दे सकता था। विराट कुछ ज्यादा ही घमंडी था, शायद ज्यादा से भी ज्यादा। कियारा ने गहरी सांस ली और विराट से दूर जाने की कोशिश करने लगी, लेकिन विराट ने भी इतनी आसानी से कियारा को जाने देने के बारे में तो बिल्कुल नहीं सोचा था। विराट ने कियारा को फिर से अपनी बाहों में कसकर पकड़ लिया और उसे बहुत ही पैशनेटली किस करने लगा। कियारा को भी बहुत तेज गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो अपनी बॉडी का कुछ नहीं कर पा रही थी, जो विराट के इस रिएक्शन पर उसका साथ देने के लिए मचल रही थी। कियारा ने मन ही मन बड़बड़ाते हुए कहा, दुष्ट आदमी, तुम फिर से शुरू हो गए? पहले तो तुमने रात भर मुझे सोने नहीं दिया था, और अब सुबह सुबह तुम्हें फिर से वही सब कुछ करना है? या ये सब चल क्या रहा है? तुम अब फिर से मेरे पास क्यों आ रहे हो? मन तो कर रहा है अभी तुम्हें धक्का देकर भाग जाऊं, पर क्या करूं? ना तो तुमसे छूटने की मेरे अंदर ताकत है, और ना ही मेरी बॉडी इसमें मेरा साथ दे रही है। कियारा ने सोचा तो बहुत कुछ, पर कियारा कुछ कर नहीं पाई। करने की तो बात छोड़ो, वो तो इस बारे में कुछ कह भी नहीं सकती। तो क्या विराट की मस्कुलर बॉडी पहले से इन सब के लिए तैयार थी? क्या विराट ये सब कियारा को सबक सिखाने के लिए कर रहा था? विराट ने ऐसा क्यों कहा कि कियारा को जो चाहिए था उसे नहीं मिलेगा? कियारा को क्या चाहिए था ये विराट को कैसे पता? कियारा ने सोचा तो बहुत कुछ, पर कियारा कुछ कर नहीं पाई। करने की तो बात ही छोड़ो, वो तो इस बारे में कुछ कह भी नहीं सकती। विराट की मस्कुलर बॉडी तो पहले से ही इन सबके लिए तैयार थी, और उसने कियारा को ये पूरी तरह से शो भी कर दिया था कि उसका एनर्जी लेवल बाकी और लोगों और उनकी औकात से बहुत ज्यादा ऊपर था। ये सब देखकर तो इस बात में कोई हैरानी की बात नहीं रही थी कि जब विराट ने पहली बार रॉय ग्रुप की बागडोर संभाली थी, तो बाजार में उसके बारे में बहुत सी अफवाहें फैली हुई थी। एक अफवाह तो ये भी फैली थी कि एक इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट की डील को अपनी कंपनी के फेवर में करने के लिए वो 3 दिन और 3 रात लगातार नहीं सोया था। सोने की तो कियारा ने सोचा तो बहुत कुछ, पर कियारा कुछ कर नहीं पाई। कियारा को मेरी बात का इतना ज्यादा बुरा लग गया। विराट इन सब के बारे में जितना ज्यादा सोच रहा था, उतना ही उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। फिर तो ऐसा लगा जैसे कि वो कियारा से इस बात का बदला ले रहा हो। विराट ने कियारा की गर्दन पर एक नई हिक्की छोड़ दी, जो पहले वाली से बहुत ज्यादा बड़ी और गहरी थी। जैसे ही कियारा को इस बात का एहसास हुआ, उसे मन ही मन गुस्से से विराट के ऊपर चिल्लाते हुए कहा, नहीं दुष्ट बदतमीज आदमी, पहले से ही तुम इतने सारे निशान बना चुके हो, अब एक और मत बनाओ। भले ही कियारा बहुत धीरे से मन ही मन बोली थी, लेकिन फिर भी उसकी आवाज विराट के कानों में पड़ गई। कियारा ने सोचा, मुझे अभी भी अपने ऑफिस जाना है, और आज तो मेरी कुछ इंपॉर्टेंट लोगों के साथ ऑफिस के बाहर मीटिंग भी है। क्या विराट थोड़ी भी मैच्योरिटी नहीं दिखा सकता था? क्या विराट को हर दिन मेरी बॉडी पर एक निशान छोड़ना जरूरी है? इसे क्या मैं कोई जानवर दिखती हूँ जिसकी बॉडी पर इस तरह का आर्ट बनाकर लोगों को दिखाने के लिए उसे डेकोरेट किया जाए? कियारा ने मन ही मन सोचा, विराट कम से कम भगवान के लिए तो इन सारी टेक्निक्स को मेरे ऊपर अप्लाई करने की कोशिश मत करो। अपनी शिकायत सुनने के बाद तो विराट के मन में एक अजीब सी फीलिंग महसूस हुई, और विराट ने अब की बार और भी ज्यादा ताकत का इस्तेमाल किया। अगर कियारा को इन सबसे तकलीफ हो रही थी, तो विराट को इस बात से बहुत ही खुशी मिल रही थी। विराट को बस कियारा के शरीर पर अपने होने के निशान ही नहीं छोड़ने थे, बल्कि वो तो ये भी चाहता था कि हर कोई उन निशानों को देखे भी। विराट और कियारा ऐसे ही दोपहर तक एक दूसरे में उलझे रहे, और सीधे दोपहर को ही बिस्तर से उठे। खाना खाने के बाद जब विराट को ऑफिस के लिए निकलना था, तो विराट ने कियारा से तैयार होते हुए कहा, कियारा मेरी टाई बांधो। विराट की बात सुनते ही कियारा ने भी बिना ज्यादा सवाल जवाब के चुपचाप उसके गले में टाई बांधी। विराट ने टाई बांधी कियारा को उसकी कमर से पकड़कर अपने पास खींच लिया। विराट की इस हरकत से कियारा एकदम से चौंक गई। विराट ने तुरंत ही कियारा को किस कर लिया, और धीरे से उसके कान में फुसफुसाते हुए कहा, रात का इंतजार करना। ये सुनते ही कियारा के गाल देखने लगे और वो ब्लश करने लगी। विराट ने कियारा को छोड़ दिया और ऑफिस जाने के लिए निकल गया। उसी वक्त जब विराट ऑफिस के लिए निकलने वाला था, तभी दरवाजे तक पहुंचते ही विराट को कुछ याद आया, और वो पीछे पलटकर वापस आया और बोला, आज रात गौतम फैमिली ने एक डिनर पार्टी ऑर्गेनाइज की है, मुझे भी वहां इनवाइट किया है। मैं चाहता हूं कि तुम भी शाम को मेरे साथ चलो, इसलिए शाम को तैयार रहना, मैं टाइम पर पहुंच जाऊंगा। विराट ने कियारा को अपने साथ ही ले जाने का मन बना लिया था। विराट ने यह भी महसूस किया था कि यही उसके और गौतम फैमिली के इन उलझे हुए रिश्तों से बाहर निकलने का सही समय था, क्योंकि अब विराट का अनिका से शादी करने का कोई प्लान नहीं था। इसलिए विराट को इन सबसे जल्दी से जल्दी छुटकारा पाने की जल्दी थी। विराट अपने और अनिका के बीच में जो कुछ भी था उसे बहुत तेजी से खत्म कर देना चाहता था। कियारा इस सुनकर हैरान रह गई और हैरानी से बोली, क्या गौतम फैमिली की डिनर पार्टी? मुझे गौतम फैमिली की डिनर पार्टी में जाना होगा? ये सच में कोई मजाक तो नहीं है ना? कियारा ने हैरानी से अपना मुंह खोल दिया और मन ही मन बड़बड़ाते हुए बोली, ये सच में विराट का कोई मजाक ही होना चाहिए, है ना? कहीं ऐसा करके विराट मुझे सजा देने की कोशिश तो नहीं कर रहा? लेकिन अब मैंने ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से ये ऐसा कुछ सोच रहा है? आखिर इसके दिमाग में चल क्या रहा है? कियारा अपनी सोच में डूबी हुई थी कि विराट चलते हुए उसके नजदीक आया और अपनी फर्स्ट फिंगर का इस्तेमाल करते हुए कियारा की लोअर जॉ लाइन पर अपनी उंगली चलाते हुए कियारा का मुंह बंद कर दिया और कहा, अपना मुंह बंद करो, तुम इसे बहुत ज्यादा बेवकूफ लगती हो, कहीं ऐसा करके तुम मुझे इंसल्ट करने की कोशिश तो नहीं कर रही? कियारा ये सुनकर हैरान रह गई। कियारा का मुंह बंद करने के बाद विराट ने कियारा के निचले होठ को अपने अंगूठे से हल्का सा प्रेस करते हुए एक तरफ खींच लिया, और उसके बाद वो तेजी से बाहर जाने के लिए मुड़कर चला गया। कियारा हैरान परेशान से वहीं अपनी जगह खड़ी रह गई। कियारा के लिए गौतम फैमिली की डिनर पार्टी में जाना मौत की तरफ उसकी पहली सीढ़ी पर पहला कदम बन सकता था। ये किसी भेड़िए के मुंह में खुद से एक भेड़ के जाने जैसा नहीं था। वो सब लोग मिलकर कियारा को कच्चा चबा जाने वाले थे। अपनी किडनैपिंग के इंसिडेंट के बाद तो कियारा गौतम फैमिली से और भी ज्यादा नफरत करने लगी थी, और साथ ही साथ कियारा को उन लोगों से डर भी लगने लगा था। अगर विराट कियारा और उसके बच्चों को बचाने के लिए ये सब कुछ नहीं करता, तो कियारा शायद अब तक मर चुकी होती। साथ ही कियारा को अब तो ये भी डर लगने लगा था कि वो लोग कियारा के बच्चों के साथ कुछ भी कर सकते थे। कियारा के दोनों बच्चे भी बहुत छोटे थे, और उनमें इतनी भी ताकत नहीं थी कि वो खुद से अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाए। इसलिए उनका ध्यान रखने और उन्हें प्रोटेक्ट करने की पूरी रिस्पांसिबिलिटी कियारा की ही थी। कियारा पूरी टाइम मन ही मन सोच रही थी, विराट मुझे अपने साथ उस डिनर पार्टी में क्यों ले जाना चाहता है? इन सब के पीछे का रीजन क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि विराट मेरे सभी जानकार लोगों के सामने मेरी इंसल्ट करना चाहता है? इसके दिमाग में कब क्या चलता है कोई नहीं बता सकता। ये सोचते हुए कियारा ने गहरी सांस ली और फिर अपने आप से ही बड़बड़ाते हुए कहा, अब इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकती। अगर विराट ने डिसाइड कर लिया है तो अब इसमें इफ एंड बट की कोई जगह नहीं बची है। इतना तो मुझे अच्छे से समझ में आ गया है कि अगर विराट ने बोल दिया है तो दुनिया इधर की उधर हो जाए, मुझे विराट के साथ जाना ही होगा।
चलो अब जो होगा देखा जाएगा। कियारा ने हार मान ली और फ्लो के साथ जाने का डिसाइड कर लिया। कियारा दोपहर में घर पर ही थी। दोपहर को विराट ने रॉनी के हाथों शाम की डिनर पार्टी में पहनने के लिए कियारा के लिए बहुत ही खूबसूरत सी ड्रेस भेजी थी। वो ड्रेस बहुत ही ज्यादा शानदार थी और सभी लोगों का ध्यान कियारा की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए बहुत ही अच्छी थी। ये बहुत ही सॉफ्ट और शाइनी व्हाइट थी, जैसे कश्मीर में पड़ती हुई व्हाइट स्नो, लेकिन वो कंधे पर से थोड़ी खुली हुई थी। रॉनी ने वो ड्रेस कियारा को देते हुए कहा, यही ड्रेस तुम आज रात पार्टी में पहनना, इट लुक्स ऑसम ऑन यू। कियारा ने धीरे से कहा, मुझे भी लगता है कि यही ड्रेस उस डिनर पार्टी में पहनने के लिए बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन तभी कियारा को उन सारे निशानों की याद आ गई जो विराट ने उसकी गर्दन पे बनाए थे। कियारा ने रॉनी की तरफ देखते हुए मायूसी से कहा, सॉरी रॉनी, बट मुझे नहीं लगता कि मैं ये ड्रेस पहन पाऊंगी। कियारा की बात सुनते ही रॉनी ने हैरानी से कियारा की तरफ देखा और बोला, क्यों, अब अचानक से ऐसा क्या हो गया? तुम्हें अभी तो ये ड्रेस बहुत पसंद आई थी। कियारा के पास रॉनी को ये सब बताने के लिए वर्ड्स नहीं थे, इसलिए कियारा ने कुछ नहीं कहा। रॉनी को शायद बिना कियारा के कहे भी मैटर समझ में आ गया, इसलिए उसने मुस्कुराते हुए कियारा की तरफ देखकर कहा, ओह ऐसा है, तो एक काम करते हैं, तुम चाहो तो इसे बहुत छोटे और बहुत ही क्लासी केप के साथ भी पहन सकती हो। रॉनी की बात सुनते ही कियारा को ऐसा लगा जैसे वो अपने गार्जियन एंजल से बात कर रही थी, जो हर तरह की सिचुएशन पर उसे बचाने के लिए पहुंच जाता था। इस वक्त रॉनी भी यही करने की कोशिश कर रहा था। कियारा ने जैसे ही रॉनी की तरफ देखा तो उसे रॉनी के हाथ में बहुत ही सुंदर सा केप दिखाई दिया। उस सुंदर प्योर व्हाइट शाइनी कलर ने केप को और भी ज्यादा सुंदर बना दिया था। उसके ऊपर बहुत ही शानदार एम्ब्रॉयडरी की हुई थी, जिस पर कुछ ऑर्किड के फ्लावर्स, स्टेम्स और बहुत ही क्लासी बीड्स लगे हुए थे, जो उसकी अपनी सुंदरता को चार चांद लगा रहे थे। ये केप तो बहुत ही अट्रैक्टिव और इनक्रेडिबल था और उसकी डिटेलिंग तो ऑसम थी। रॉनी ने उस केप को कियारा के चारों लपेटते हुए कहा, ये तुम्हारे ऊपर बहुत क्लासी लग रही है, आई थिंक इट्स कंप्लीटली सूट्स यू। टेप लपेटने के बाद रॉनी ने उस ड्रेस को कियारा पर लगाकर देखा कि उस ड्रेस में कियारा कैसी लग रही थी। उसे देखते ही रॉनी ने खुशी से ताली बजाते हुए कहा, वाह शानदार कियारा, हरी अप, गो एंड ट्राई दिस, गो फास्टर, आई कांट वेट टू सी यू इन दिस ड्रेस। रॉनी कियारा को इस ड्रेस में देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। अगले 5 ही मिनट में कियारा वो ड्रेस पहनकर बाहर आ गई। कियारा को उस ड्रेस में देखकर रॉनी को तो कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। रॉनी ने ओवर एक्साइटमेंट से कहा, कियारा तुम सच में बहुत खूबसूरत लग रही हो, आई कांट इवन इमेजिन कि तुम इस ड्रेस को और भी ज्यादा ग्लैमरस बना दोगी, इट्स टोटली लुकिंग डिफरेंट ऑन यू, यू मेक दिस मोर ब्यूटीफुल। कियारा रॉनी की बात सुनकर शर्मा गई। कियारा ड्रेस चेंज करने के लिए जाने लगी तो रॉनी ने उसे रोकते हुए कहा, अरे यार एटलीस्ट तब तक तो रुको जब तक विराट और बाकी लोग तुम्हें इस ड्रेस में देख नहीं लेते। कियारा को लगा कि रॉनी सिर्फ उसे पैम्पर करने के लिए उसकी तारीफ कर रहा था, वो बस सच नहीं बोल पा रहा था, इसीलिए कियारा की झूठी तारीफ कर रहा था। कियारा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं इतनी भी अच्छी कैसे दिख सकती हूँ, मैंने कभी भी पहले ऐसा कुछ ट्राई नहीं किया है, मुझे नहीं पता कि इसे कैरी कैसे करना है, आई थिंक ये उतना भी अच्छा नहीं लग रहा है जितना तुम बोल रहे हो। कियारा की बॉडी उस तरह की नहीं थी जिस पर इस तरह की शानदार ड्रेस अच्छी लगती। वैसे भी कियारा को किसी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। सच में देखा जाए तो सबसे अच्छा तो ये होता कि कियारा डिनर पार्टी वाली नाइट को बस एक कोने में चुपचाप बैठी रहती। कियारा को उस ड्रेस में देखकर विराट का क्या रिएक्शन होगा? क्या सच में कियारा यही ड्रेस पहनकर पार्टी में जाने वाली थी? पार्टी में क्या होने वाला था? इस पार्टी को ऑर्गेनाइज करने के पीछे गौतम फैमिली का क्या मकसद था? विराट ने रॉनी के हाथों कियारा के लिए एक बहुत ही सुंदर ड्रेस भेजी थी, जिसे कियारा को डिनर पार्टी में पहनना था। वो ड्रेस कियारा के ऊपर बहुत ही खूबसूरत भी लग सकती थी। कियारा की बॉडी उस तरह की नहीं थी जिस पर इस तरह की शानदार ड्रेस अच्छी लगती। तो ये होता कि कियारा डिनर पार्टी वाली नाइट को बस एक कोने में चुपचाप बैठी रहे, ताकि कियारा पर किसी की नजर न पड़े और वो पूरी पार्टी खत्म होने के बाद उसी कोने में शांति से बैठी रहे और वहां से उठकर सीधा घर आकर चुपचाप सो जाए। तब ये कियारा के लिए एकदम बेस्ट पार्टी होगी। कियारा को देखते ही रॉनी ने ओवर एक्साइटमेंट से अपने मुंह को ढकते हुए कहा, डार्लिंग शायद तुमने अभी तक अपने आप को ठीक से आईने में नहीं देखा है। कियारा सच में बहुत ज्यादा प्रिटी और अट्रैक्टिव थी। बाकी और औरतों ने इस वक्त कियारा को देखा होता तो वो जल भुन कर कोयला सी हो गई होती। कियारा ने रॉनी को देखते हुए सोचा, रॉनी अपने दोस्त विराट से बिल्कुल ऑपोजिट है, वो बहुत ही अच्छा है, बस सिर्फ एक ही बात है जो उसे विराट से अलग बनाती है, बस ये गे है। सारे अच्छे मर्द हमेशा गे ही क्यों होते हैं? कियारा ने भले इस बात की कोई परवाह नहीं की थी। कियारा को कभी भी सजना सवरना और लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना पसंद नहीं था। वो बस भीड़ में घुलना मिलना पसंद करती थी ताकि किसी का भी ध्यान उसकी तरफ ना जाए। रॉनी के वर्ड्स और उसके बिहेवियर ने इन सबको बहुत ज्यादा बढ़ाकर फ्लॉन्ट किया था, लेकिन रॉनी का बिहेवियर कियारा को बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगा। रॉनी सच में बहुत स्मार्ट था, वो हर बात में बहुत ज्यादा ऑनेस्ट था, इतना कि अगर उससे कोई गलती हो भी जाती तो वो तुरंत ही मान लेता। पर इस वक्त रॉनी ने जो भी कुछ कहा था वो बिल्कुल सच बोला था। रॉनी ने मुस्कुराते हुए कियारा की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, फ्रेंड्स। रॉनी कियारा से दोस्ती करना चाहता था। कियारा भी रॉनी से दोस्ती करके बहुत खुश थी, क्योंकि रॉनी के अलावा कोई और नहीं था जिसके साथ कियारा विराट का मजाक उड़ा पाए। रॉनी की बात का जवाब देते हुए कियारा ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया और कहा, ओके फ्रेंड्स। उसके बाद रॉनी ने अपनी आंखों से इशारा करते हुए कियारा का ध्यान मिरर की तरफ खींचा और कहा, लुक एट यू, यू आर रियली वेरी वेरी प्रिटी। कियारा ने हल्का सा शर्माते हुए अपनी गर्दन घुमाई और कहा, ओके अब तुम इतना कह ही रहे हो तो मानना ही पड़ेगा, पर मैं अभी नहीं, बाद में आईने में देख लूंगी। तभी रॉनी ने कियारा को खींचते हुए आईने के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया और बोला, लुक एट यू कियारा, तुम नहीं जानती कि तुम कितनी प्रिटी हो। कोई भी आदमी तुम्हारी जैसी औरत कोई अपने लिए पसंद करेगा। पहली नजर में अगर कोई तुम्हें देखे तो तुम बर्फ की तरह प्योर और चीनी मिट्टी के बर्तन की तरह बहुत ही ज्यादा नाजुक लगती हो, लेकिन अगर कोई तुम्हें नजदीक से देखे तब पता चले कि तुम कितनी सुंदर हो। कोई भी जितना नजदीक से तुम्हें देखता जाता है तुम उसे उतनी ही ज्यादा सुंदर लगती हो। तुम्हारी सुंदरता तुम्हें कियारा नहीं बनाती, बल्कि तुम कियारा हो इसलिए तुम्हें सुंदर बनाती है। तुम्हारे अंदर मैंने एक स्पार्क देखा है। अब तो तुम सच में विराट के सारे इमेजिनेशंस को पूरा करने जा रही हो। मेरा बिलीव करो कि वो सच में बहुत ही ज्यादा किस्मत वाला इंसान है जो उसे तुम मिली हो। रॉनी की इतनी सारी तारीफ सुनते ही कियारा हैरान रह गई, पर फिर कुछ देर बाद उसे होश आया और कियारा ने रॉनी को चुप करवाते हुए कहा, अच्छा बाबा ठीक है, अब इतना भी मैंने कुछ नहीं किया जो तुम मेरी इतनी तारीफ कर रहे हो। कियारा बॉस की तरह अपनी लाइफ में किसी से बात नहीं करना चाहती थी और वही एक लास्ट चीज थी जो कियारा विराट के साथ करना चाहती थी, वो था विराट के इमेजिनेशंस को फुलफिल करना। इसके अलावा उन दोनों के बीच जो रिश्ता था वो ऐसा नहीं था कि उसके बारे में किसी से बात की जाए। तभी रॉनी ने आगे कहा, वहां पर इसी तरह के कपड़े पहने हुए बहुत सी औरतें होंगी, तो तुम्हें भी इसी तरह की ड्रेस पहननी होगी। लेकिन कियारा ने अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट किया और वो सिर्फ उसकी ड्रेस की वजह से नहीं था, वो कियारा के एटीट्यूड की वजह से था। कियारा को समझ में नहीं आया कि विराट उसे गौतम फैमिली के डिनर में ले जाने के लिए जिद क्यों कर रहा था। कियारा को इंसल्ट करने के अलावा कियारा को विराट का कोई और मकसद समझ में नहीं आ रहा था।
रोनी ने कियारा के चारों तरफ चक्कर लगाते हुए कहा, बेबी तुम्हारे पास एक बहुत अट्रैक्टिव फेस, बहुत ही अडोरेबल नेचर और एक बहुत ही शानदार पर्सनालिटी है। तुम किसी भी आदमी के लिए एक परफेक्ट औरत हो। मैं अभी विराट से बात करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो तुम्हें अच्छे से देखे और तुम्हारी बहुत अच्छे से तारीफ करे। अगर तुम चाहो तो हम किसी और आदमी से भी इस बारे में बात कर सकते हैं। कियारा ने हैरानी से रोनी की तरफ देखते हुए कहा, इतना भी ज्यादा ओवर रिएक्ट मत करो। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं उस डिनर पार्टी में जा ही क्यों रही हूँ। मुझे तो अपने बच्चों के साथ घर पर ही रहना चाहिए था। प्लीज मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दो और ये पता करके बता दो कि विराट मुझे वहाँ क्यों ले जा रहा है। मैं सीरियसली बहुत ज्यादा घबराई हुई हूँ और सबसे जरूरी बात तो ये है कि मैं अपनी पूरी फैमिली को देखना भी नहीं चाहती। कियारा ने गौतम फैमिली के उन दबंग और खतरनाक इरादों के बारे में सोचा और फिर अपने दादाजी के बारे में सोचने लगी। कियारा गौतम फैमिली के लोगों के साथ एक ही जगह मौजूद रहने के बारे में सोचना भी नहीं चाहती थी। जाहिर था कि ये इवेंट प्रेस और मीडिया के लिए बहुत ही शानदार होने वाला था। रोनी ने बड़बड़ाते हुए कहा, अब मुझे कैसे पता चलेगा कि विराज के मन में क्या चल रहा है? लेकिन अगर एक दोस्त की तरह देखा जाए तो मुझे पता चला है कि वो कभी भी मुसीबत से भागता नहीं है। वैसे भी बेवकूफी मत करो, ये एक ऐसा मौका है जिसे जाने कितनी सारी औरतें पाना चाहती हैं। वो विराट के साथ कहीं जाने के लिए मरी जा रही हैं और तुम हो कि मना कर रही हो। कियारा ने बहुत ही खुशी से कहा, तो फिर ठीक है, उनमें से ही किसी को विराट के साथ भेज दो। मैं तो अपने बच्चों के साथ घर पर ही रहने वाली हूँ। रोनी ने एक बार फिर गहरी सांस ली और फिर कियारा से कहा, कियारा तुम सच में नहीं जानती ना कि तुम कितनी किस्मत वाली हो। ज्यादातर औरतें विराट के साथ रहने के बारे में बस सोच ही सकती हैं। वो हर रात तुम्हारे बिस्तर पे सोता है, बस इस बात को एंजॉय करो। इतना कहकर रोनी ने कियारा को आंख मार दी। क्या हुआ अगर टेक्निकली वो विराट को ओन करती थी? ऐसा नहीं था कि विराट की शादी हो चुकी थी या फिर उसकी सगाई हो चुकी थी। विराट की तरफ से कियारा अकेली औरत थी जो उसे ओन करती थी। अनिका की तो उसमें गिनती भी नहीं की जा सकती थी। उसने आज तक कभी भी विराट के साथ कोई रात नहीं बिताई थी। कियारा ने रोनी की बात को नजरअंदाज कर दिया। रोनी और कियारा बातें कर ही रही थी कि काव्य और काया दौड़ते हुए वहां आए। उन दोनों को देखकर रोनी भी मुस्कुरा दिया। कियारा ने काव्य और काया की तरफ देखते हुए पूछा, क्या हुआ तुम्हें? इतना भागते हुए क्यों आ रहे हो? स्कूल में आज कुछ हुआ था क्या? कियारा के सवाल करते ही काया ने अपने स्कूल के बारे में एक के बाद एक करके सारी बातें बताना शुरू कर दिया। कुछ देर तक कियारा उन दोनों की बातें सुनती रही। काव्य पास ज्यादा नहीं बोल रहा था, लेकिन फिर भी उसके एक्सप्रेशंस उससे ज्यादा बातें कर रहे थे। कुछ देर बाद कियारा ने काया को रोकते हुए कहा, अरे बस बेटा, अच्छा सुनो, आज शाम मुझे विराट अंकल के साथ एक पार्टी में जाना है, तो तुम लोग घर पे ही रहोगे और मीनू आंटी और लीला आंटी को ज्यादा तंग नहीं करोगे, ठीक है ना? कियारा की बात सुनते ही काया ने एक्साइटेड होकर पूछा, मम्मा पार्टी में? वहां पर तो बहुत मजा आएगा ना? कियारा को एकदम से समझ में नहीं आया कि वो काया की बात का क्या जवाब दे। तभी काव्य ने काया को रोकते हुए कहा, काया, मम्मा ने कहा है कि वो विराट अंकल के साथ एक पार्टी में जा रही हैं। वहां पर कोई एंजॉय करने थोड़ी जा रही होंगी, कोई बिजनेस पार्टी होगी। वहां पर मजा नहीं आता, वहां पर बस काम होता है। काव्य, काया और कियारा तीनों ही आपस में बातें कर रहे थे। तभी रोनी को एहसास हुआ कि विराट ने उसे काव्य और काया के लिए कुछ ऑर्डर करने के लिए कहा था जो अभी तक नहीं आया था। रोनी ने सीधे डिजाइनर को ही बुलाने के लिए कॉल कर दिया। तब कियारा को पता चला कि काव्य और काया भी इस डिनर पार्टी में जा रहे थे। ये जानकर तो कियारा हैरान ही रह गई। रोनी के डिजाइनर को कॉल करने के थोड़ी देर बाद डिजाइनर के असिस्टेंट काव्य और काया दोनों के लिए मैचिंग आउटफिट्स लेकर वहां पहुंच गई। कियारा इस समय अपने आप को बहुत असहाय महसूस कर रही थी क्योंकि उसकी वहां जरूरत ही नहीं लग रही थी। रोनी ने खुद ही काव्य और काया को अपनी ड्रेस ट्राई करने में हेल्प की और जो भी जरूरी स्टाइलिंग थी वो सारी स्टाइलिंग की। कियारा इस बात से पूरी तरह से शॉक थी। कियारा ये बात तो समझ सकती थी कि विराट उसे अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन कियारा को ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि विराट काव्य और काया को वहां क्यों ले जाना चाह रहा था। उसके दिमाग में क्या चल रहा था? कियारा इसमें कुछ भी नहीं कर सकती थी। ये बात तो साफ थी कि उसकी राय इस पूरे मामले में कहीं पर मैटर ही नहीं करती थी। अगर विराट ने कह दिया था कि वो सब जा रहे हैं तो वो सब जा रहे हैं। विराट को आज सचमुच बहुत ज्यादा काम था। सुबह भी वो ऑफिस लेट पहुंचा था, इसलिए उसके कुछ जरूरी काम लाइनअप में रखे थे। इसलिए विराट ने कियारा और बच्चों को लेकर आने और गौतम फैमिली की डिनर पार्टी में पहुंचाने के लिए अपने ड्राइवर दीपक को स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दिए हुए थे। दीपक ने विराट के इंस्ट्रक्शंस को एज इट इज फॉलो किया और जिस टाइम विराट ने कियारा और बच्चों को ले जाने के लिए कहा था, एग्जैक्ट उसी टाइम पर दीपक कियारा और बच्चों को लेकर निकल गया। कियारा का मन बहुत घबराया हुआ सा था। वो बस बिना किसी एक्सप्रेशंस के वहां बैठी हुई थी और बस जो हो रहा था उसके बारे में ही सोच रही थी। काव्य और काया दोनों ही पार्टी में जाने के नाम से बहुत एक्साइटेड थे। जब कियारा और दोनों बच्चे गौतम फैमिली की विला के एंट्रेंस गेट पर कार से बाहर निकले तो नेहा ने कियारा का वेलकम किया और कियारा को घूरते हुए दरवाजे पर ही रोकते हुए कहा, वेलकम मेरी बहन कियारा, लेकिन एक बात बताओ, तुम यहाँ कैसे? तुम्हें यहाँ आने के लिए किसने कहा? कियारा ने इस वक्त नेहा की बात का जवाब देना जरूरी नहीं समझा, लेकिन नेहा शायद उसे छोड़ने के मूड में नहीं थी। नेहा ने फिर से कहा, क्या हुआ? कहीं तुम्हें आरव ने तो इनवाइट नहीं किया है? नेहा की आंखों में कियारा के लिए इंसल्ट वाले एक्सप्रेशंस थे। कियारा ने उसकी बात का जवाब देने की कोशिश नहीं की और बस उसे इग्नोर कर दिया। नेहा कियारा को इतनी इजीली घर के अंदर जाने नहीं देना चाहती थी। वो कियारा को अंदर जाने देने से पहले अच्छे से सुनाकर अपने मन की भड़ास निकाल देना चाहती थी। कियारा इस वक्त नेहा से बहस करना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा, बस बेपरवाही से अपना मुंह घुमा लिया। फिर भी नेहा लगातार कुछ न कुछ बोल ही जा रही थी। इस समय वो बहुत ज्यादा गुस्से में थी। नेहा ने गुस्से में पूछा, तुम्हें पता भी है ये गौतम फैमिली की डिनर पार्टी है? तुमने तो कहा था कि तुम अब गौतम फैमिली का हिस्सा नहीं हो, तो फिर तुम यहाँ क्या कर रही हो? कियारा ने उड़ती हुई नजर नेहा के ऊपर डाली और अपने दोनों नन्हे शैतानों की तरफ देखा। कियारा ने काव्य और काया को देखकर एक प्यारी सी मुस्कान दी और फिर नेहा की तरफ घूमते हुए बहुत ही सीरियस आवाज में कहा, मैं यहाँ पर गौतम फैमिली के मेंबर की तरह नहीं आई हूँ। कियारा पार्टी में किस रिश्ते से गई थी? विराट कियारा और बच्चों को पार्टी में लेकर क्यों गया था? कहीं इन सब के पीछे विराट की कोई खतरनाक प्लानिंग तो नहीं थी? काव्य और काया अपनी फैमिली के साथ अपने रिलेशंस को समझने के लिए बहुत छोटे थे। जब वो थोड़े बड़े हो जाएंगे तो उन्हें अपने आप अपने रिश्तों के बारे में एहसास हो जाएगा, लेकिन कियारा नहीं चाहती थी कि वो दिन आज हो। कियारा की बात सुनते ही नेहा ने अपने मुंह पर हाथ रखते हुए हंसते हुए पूछा, अच्छा अगर तुम गौतम फैमिली के मेंबर नहीं हो तो कौन हो तुम? नेहा भले ही काफी खूबसूरत थी, लेकिन वो एक ऐसी बदसूरत घमंडी औरत की तरह बिहेव कर रही थी जो किसी को अपने आगे कुछ नहीं समझती थी। उसकी आंखों में बहुत ही ज्यादा नफरत और एटीट्यूड भरा हुआ था। कियारा ये देखकर बहुत दुखी थी। कियारा को डर था कि नेहा उसके बच्चों को डरा न दे, इसलिए कियारा अपने दोनों बच्चों के सामने आकर खड़ी हो गई और नेहा को उन्हें कुछ भी बोलने नहीं दिया। काव्य सिचुएशन में कुछ बोलना चाहता था, लेकिन कियारा ने उसे रोक दिया। तभी नेहा की तरफ खड़ी दो लड़कियों ने नेहा की बात दोहरा दी। हाँ, नेहा दी सही तो कह रही है, वो कौन तुम? वो दोनों नेहा की कजिन थी, नीतू और प्रिया। वो दोनों काफी छोटी और प्यारी लग रही थी। उन दोनों ने सभी का ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए एक शॉर्ट स्कर्ट के साथ हाई हील शूज पहने हुए थे। वो भी उन्होंने यही सोचकर पहने होंगे कि आज की इस डिनर पार्टी में बहुत सारे अमीर लड़के आने वाले थे और वो उनमें से किसी को भी फंसा सकती थी। कियारा को इस बात का पूरा विश्वास था कि उन्हें ये सब फैशन परेड और अपने आप को एक्सपोज करने के लिए सारिका ने ही कहा होगा ताकि उनका फ्यूचर सिक्योर हो जाए। आज ये दोनों लड़कियां हस्बैंड हंटिंग के लिए निकली होंगी। ये दोनों बस यही सोच रही होंगी कि एक या दो अमीर आदमियों का ध्यान उन पर पड़ जाए और उनका फ्यूचर सिक्योर हो जाए, जिससे उन्हें अपनी जिंदगी में पैसे की कमी न देखनी पड़े। सारिका शाह फैमिली की बेटी थी। उसने गौतम फैमिली के ही एक बेटे से शादी की थी।
सारिका का हमेशा से ही यही सोचना था कि अगर एक औरत को अच्छा जीवन चाहिए तो उसे एक ऐसे अमीर और स्मार्ट आदमी की तलाश करनी चाहिए जिसे वो अपनी उंगलियों पे नचा सके। यही उसके पिता ने सारिका को सिखाया था। सारिका के पिता ने अपनी पूरी जिंदगी शराब पीने और फालतू काम करने में ही निकाल दी थी। सारिका को उसके दादाजी ने पाल पोस कर बड़ा किया था। उन्होंने ही सारिका को सिखाया था कि जिंदगी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज पैसा और पावर ही था। अगर किसी के भी पास पैसा या पावर हो तो वो अपनी इच्छा से कुछ भी पा सकता था। वो तो अच्छा था कि सारिका की गौतम फैमिली में शादी हो गई थी और उसी वजह से शाह फैमिली उतनी ज्यादा सक्सेसफुल हो गई थी जितनी की वो अभी थी। भले ही सारिका के बड़ी भाई की भी अपनी कंपनी थी पर ये किसी तरह से भी बड़ी कंपनी नहीं थी। बस एक बात थी कि इस कंपनी की वजह से उनकी फैमिली लाइफ काफी अच्छे से चल रही थी। गौतम और शाह फैमिली की सारी औरतें कियारा को ही घूर रही थी क्योंकि उन्होंने जो ड्रेसेस पहनी हुई थी वो बहुत महंगी थी, लेकिन फिर भी वो कियारा के गाउन की तरह नहीं थी। कियारा ने एक एलीट इंटरनेशनल डिजाइनर की कस्टम मेड डिजाइन ड्रेस पहनी हुई थी जो स्पेशल एडिशन ड्रेस थी। पूरे मुंबई में उसकी जैसी कोई और ड्रेस नहीं हो सकती थी। उसी समय पूरी पार्टी में किसी ने भी इस तरह की महंगी और डिजाइनर ड्रेस नहीं पहनी थी। ये अपने आप में बहुत ज्यादा ऑसम और यूनिक थी। कियारा के कंधों पर लेस का केप डला हुआ बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि उसने जो ड्रेस पहनी हुई थी उसकी कीमत लाखों में थी। लेकिन नेहा और बाकी औरतों को इस बारे में पता था कि वो ड्रेस क्या नहीं था कि उसने जो ड्रेस पहनी हुई थी उसकी कीमत लाखों में थी। लेकिन नेहा और बाकी औरतों को इसका केप डला हुआ था जिसे पहनने का सपना हर एक औरत देखती थी और जिसे पहनने के लिए औरतें साल भर वेट करने के लिए भी तैयार थी। कियारा को इस बात का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि उसने जो ड्रेस पहनी हुई थी उसकी कीमत लाखों में थी। लेकिन नेहा और बाकी औरतों को इस बारे में पता था कि वो ड्रेस कितनी महंगी थी। इसीलिए वो सभी लोग जलन की वजह से देर तक कियारा को ही घूर रहे थे। नेहा ने जब से कियारा की ड्रेस को ध्यान से देखा था तभी से वो बहुत ज्यादा हैरान थी। नेहा ने मन ही मन बड़बड़ाते हुए कहा, ये कियारा है क्या? इसने अपना सारा पैसा अपने गाउन पे ही खर्च कर दिया है क्या? वो भी बस इसलिए कि वो इस डिनर पार्टी में आ सके और किसी अमीर आदमी को फंसा सके। बेशर्म औरत, ये पहले से ही किसी अनजान आदमी के बच्चों को जन्म देने के लिए यहाँ से भाग गई थी और अब वो किसी दूसरे आदमी को फंसाने के लिए इस डिनर पार्टी में आई है। नेहा ने बेरुखी से अपनी आंखें फेर ली, लेकिन फिर उसके दिमाग में एक बहुत ही भयानक थॉट आया। कहीं ये अफवाह सही तो नहीं है कि विराट और कियारा एक साथ? क्या ऐसा हो सकता है कि विराट कियारा और उसके बच्चों को किसी मुसीबत में डालने के लिए यहाँ लेकर आए? क्योंकि विराट अच्छे से जानता है कि आज रात विराट अपनी और अनिका की एंगेजमेंट अनाउंस करने जा रहा है। क्या ये सब कियारा को बहुत ही ज्यादा नीचा दिखाने और उसे मारने से कम नहीं है? कियारा सच में जो भी कुछ हो रहा है उन सबसे अनजान है। क्या उसे अब तक समझ में नहीं आया था कि गौतम फैमिली और रॉय फैमिली के पास इतनी ज्यादा पावर है? कहीं वो ऐसी औरत तो नहीं है जो यहाँ आकर उनमें से किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है? कियारा कितनी भी सुंदर क्यों न लग रही हो, लेकिन इस ड्रेस को पहनने के पीछे मतलब क्या था ये हर कोई जानना चाहता था कि चाहे कुछ भी हो जाए यहाँ आने के बाद कियारा को इंसल्ट का सामना करना ही पड़ेगा। उसके लिए तो सबसे अच्छा यही होगा कि वो वापस से गौतम फैमिली में लौट जाए और उनसे रिक्वेस्ट करे कि वो लोग कियारा को वापस से गौतम फैमिली में ले लें। अगर कियारा फिर से गौतम फैमिली में वापस लौट कर आ गई तो नेहा जैसे चाहे वैसे उसे टॉर्चर कर पाएगी। कियारा वैसे भी उन लोगों को इग्नोर ही कर रही थी, लेकिन फिर कियारा के कानों में कुछ आवाजें सुनाई पड़ी। उन आवाजों को सुनकर कियारा सच में हैरान रह गई। नेहा ने बड़बड़ाते हुए कहा, इस कियारा की ड्रेस देखी? ये कितनी ज्यादा रिवीलिंग है। ये कियारा इसमें कितनी बुरी लग रही है। इसे कम से कम ये तो ध्यान रखना चाहिए था कि दो बच्चों की मां है, फिर भी ये इस तरह के हथकंडे कैसे अपना सकती है? जैसे ही कियारा ने नेहा के कजन्स की फुसफुसाहट सुनी, उसने अपनी ड्रेस को देखने के लिए अपना सिर नीचे कर लिया। कियारा ने देखा कि एक बहुत ही सुंदर कपड़े को उसके शरीर के चारों तरफ से कसकर ऐसे लपेटा गया था जिससे उसकी स्किन एक भी परसेंट नजर नहीं आ रही थी। अब ये ड्रेस रिवीलिंग कैसे हो सकती थी? अपने आप को अच्छे से देखने के बाद कियारा को समझ में आ गया कि वो दोनों लड़कियां बस कियारा को परेशान करने की कोशिश कर रही थी। कि कियारा ने उन दोनों को टॉन्ट मारते हुए कहा, हाँ डेफिनेटली माना कि ये ड्रेस मुझ पे इतनी अच्छी नहीं लग रही जितनी कि तुम दोनों पे लगती, लेकिन फिर भी मैं आज की रात यहाँ तुम लोगों की तरह किसी आदमी को फंसाने के लिए तो नहीं आई हूँ। इतना कहने के बाद कियारा उन लोगों के सामने से आगे चली गई, लेकिन फिर जैसे उसे कुछ याद आ गया, कियारा वापस लौट कर आई और उन दोनों लड़कियों के सामने जाकर खड़ी हो गई और उनमें से एक का गाल थपथपाते हुए बोली, और हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मैं दो बहुत ही खूबसूरत बच्चों की मां हूँ, लेकिन तुम्हारी मां की बदकिस्मती कि वो ऐसा बिल्कुल नहीं बोल सकती। कियारा की बात सुनते ही उन दोनों लड़कियों का दिमाग खराब हो गया और उन्होंने गुस्से से चीखते हुए कहा, कियारा तुम तो। वो दोनों लड़कियां कियारा के साथ लड़ाई करना चाहती थी, लेकिन नेहा ने आकर उनके रास्ते को बीच में ही रोक लिया। ये बात अभी तक क्लियर नहीं हुई है कि कियारा इस डिनर पार्टी में क्यों आई है, इसलिए अच्छा होगा कि हम अभी के लिए इसे इग्नोर ही करें। उन दोनों लड़कियों ने नेहा के हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, हाँ दी आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। तभी नेहा ने एक्साइटेड होकर कहा, पर ये देखना तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा कि जब विराट अपनी और अनिका की एंगेजमेंट अनाउंस करेगा तो इस कियारा का क्या रिएक्शन होगा, उस टाइम ये क्या करेगी, इसके एक्सप्रेशंस क्या होंगे। उसके बाद तो मैं और आरव भी अपनी शादी का अनाउंसमेंट करने वाले हैं। ये तो कियारा के लिए डबल सदमा होने वाला है। तभी नीतू ने कहा, हाँ नेहा दी मैं भी ये देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ कि कियारा क्या करेगी। कियारा ने नेहा से पहले इस बात का जवाब देते हुए कहा, करेगी क्या? उस बेचारी ने तो आरव के साथ जुड़ने और उसका साथ निभाने की भी काफी कोशिश की थी। आज आखिर फिर से इतिहास अपने आप को दोहराने वाला है। कियारा के बचपन का पहला प्यार और वो आदमी जिसे इस वक्त कियारा फंसाने की कोशिश कर रही है, दोनों एक ही टाइम एक ही जगह पर उसका दिल तोड़ने वाले हैं। जब वो वक्त आएगा तो नेहा को कियारा के चेहरे पर उस इंसिडेंट के आफ्टर इफेक्ट्स देखने में काफी मजा आएगा और फिर नेहा रिपोर्टर्स को भी कहने वाली थी कि वो लोग नेहा और आरव और विराट और अनिका की पिक्चर्स क्लिक करें और उन्हें इंटरनेट पर पोस्ट करें। नेहा ने बड़बड़ाते हुए कहा, पिक्चर्स इंटरनेट पर वायरल होने के बाद तो कियारा विराट की सेक्रेटरी बनकर अपना जॉब भी कंटिन्यू नहीं कर पाएगी। जॉब छोड़ने के बाद तो कियारा की हालत बहुत बुरी हो जाएगी। उसके पास तो खाने तक के लिए पैसे नहीं बचेंगे और तब तो इसे हमारे पास लौटकर आना ही होगा। तब मैं इस कियारा की बच्ची को बताऊंगी कि नेहा क्या चीज है। इन्हीं सब बातों के बारे में सोचते हुए नेहा ने कियारा और बच्चों को अंदर आने का जल्दी से इशारा किया और दरवाजे पर से एक तरफ हट गई। अगर कियारा अंदर नहीं जाएगी तो नेहा उसे फिर से दोबारा पूरी तरह से खत्म होते हुए कैसे देख पाएगी। नेहा ने मुस्कुराते हुए कियारा की तरफ देखा और कहा, छोड़ो जो भी कुछ हुआ है उसे भूल जाओ, तुम्हें तो पता ही है कि आज क्या है। नेहा की बात पर कियारा ने हैरानी से नेहा की तरफ देखा तो नेहा ने मुस्कुराते हुए आगे कहा, आज बहुत ही खुशी का दिन है, हम लोगों को आज गुस्सा नहीं करना चाहिए, प्लीज तुम लोग अंदर आओ। काव्य को नेहा की बातें सुनकर तेज गुस्सा आने लगा था। नेहा के शब्दों से काव्य साफ बता सकता था कि वो कियारा का मजाक उड़ा रही थी। काव्य वहां बिल्कुल भी रहना नहीं चाहता था। काव्य ने अपनी मम्मा का हाथ पकड़कर हिलाते हुए धीरे से कहा, मम्मा। कियारा को भी लगा उन्हें गौतम फैमिली के विला में जाने की कोई जरूरत नहीं थी। कियारा नेहा के वर्ड्स को सुनते ही ये समझ गई थी कि यहाँ पर कियारा का सच में वेलकम तो नहीं होने वाला था। ऐसा भी नहीं था कि वो चाहती थी कि गौतम फैमिली उसको जाते ही सर पे बिठा ले, पर कुछ तो ऐसा था जो उसे खटक रहा था। कियारा पीछे पलट गई और बस वो उस जगह को छोड़कर जाना चाहती थी। कियारा को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि ड्राइवर पहले ही उसे वहां छोड़कर जा चुका था। वो लोग कुछ दूर तक तो वॉकर के भी जा सकते थे और वहां तक पहुंचने के बाद ओला या उबर जो भी कन्वीनियंट होता वो से बुक कर लेते। इससे पहले कि कियारा काव्य और काया को बाहर की तरफ ले जाने के लिए उनका हाथ पकड़कर बाहर ले जाती, एक गहरी और मर्दाना आवाज ने कहा, तुम यहाँ हो? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। यह आवाज विराट की थी।
उसकी बात सुनना बहुत अच्छा था, लेकिन ये लहजा विराट का नहीं था। विराट ने मुस्कुराते हुए दोबारा कहा, तुम यहाँ बाहर क्यों खड़ी हो? तुम्हें तो पता था ना कि मैं अंदर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। जैसे ही विराट ने कियारा के साथ काव्य और काया को नेहा और उसकी कजन बहनों के साथ एंट्रेंस गेट पर खड़ा हुआ देखा तो विराट नाराज हो गया। वो लोग अभी तक अंदर क्यों नहीं आए थे? दोनों बच्चे बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहे थे और कियारा वो तो बहुत ही ज्यादा शाइनी और ऑसम लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो लोग वहां से वापस जाने की सोच रहे थे। उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस ने ये बात क्लियर कर दी थी कि नेहा ने शायद उनसे कुछ कहा था जिसकी वजह से वो वहां से जाने वाले थे। कियारा ने अब तक नेहा को क्यों नहीं बताया था कि वो लोग विराट के साथ वहां आए थे? क्या कियारा को इस बात का शक था कि विराट उन्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा? विराट कियारा को इस बात के लिए डांटने तो नहीं वाला? आखिर विराट के कियारा को इस पार्टी में लाने के पीछे उसका मकसद क्या था? नेहा ने कियारा की बहुत इंसल्ट की। जब कियारा वहां से वापस जाने लगी तो विराट ने उसे आवाज देकर रोक लिया और उसे अंदर न आने का कारण पूछा। काव्य और काया विराट को वहां उठाने का इशारा करते हुए कहा, विराट अंकल। विराट एक पल के लिए झिझक गया, लेकिन फिर उसने तुरंत ही काया को गोद में उठा लिया। ये देखते ही नेहा का मुंह हैरानी से खुला का खुला रह गया। उसने चौंकते हुए अपनी दोनों कजन बहनों को देखा। एक बार के लिए तो नेहा के दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया था। नेहा ने हैरानी से बड़बड़ाते हुए कहा, क्या ये सच में विराट ही है? ये बच्चे को गोद में उठाकर ले जा रहा है? कहीं मेरी आंखें धोखा तो नहीं खा रही? नेहा पिछले जितने भी सालों से विराट को जानती थी, उसने कभी भी किसी के साथ विराट को इतना फेमिलियर होते नहीं देखा था, यहाँ तक कि अनिका के साथ भी नहीं। नेहा ने विराट को अनिका के साथ कोई सबसे अच्छा काम करते देखा था तो वो था अनिका के बगल में बैठना। एक बार विराट गौतम फैमिली के साथ डिनर के लिए उनके घर आया था, तभी वो अनिका के बगल में बैठा था। उसके बाद तो नेहा ने भी ऐसा कुछ नहीं देखा था। ये तो एक ऐसा इंसिडेंट था जिसके बारे में किसी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। किसी भी आदमी ने अपने सपने में भी इमेजिन नहीं किया होगा कि वो लोग विराट को बहुत ही प्यार से एक बच्चे को गोद में उठाए हुए देखेंगे। वो दोनों बच्चे सच में विराट के इतने ज्यादा नजदीक थे। काया को विराट ने अपनी गोद में उठाया हुआ था और काव्य विराट का हाथ पकड़े हुए था। अगर कोई उन्हें ऐसे देख लेता तो उन्हें एक बहुत ही क्यूट और परफेक्ट फैमिली समझकर उनकी पिक्चर जरूर क्लिक कर लेता, पर यहाँ तो उल्टा ही हो रहा था। ये सब देखकर तो नेहा के दिल पर छुरियां चल रही थी। नेहा ने मनी मन सोचा, ऐसा नहीं हो सकता। ये क्या हो रहा है? विराट को इन दोनों बच्चों की इतनी चिंता क्यों है? इतनी चिंता तो विराट ने कभी मेरी बहन अनिका की भी नहीं की है। नेहा इस वक्त सारिका को ढूंढकर जल्द से जल्द जो कुछ उसने अभी देखा है वो सब कुछ बताना चाहती थी और वो इस बारे में सारिका से डिस्कस करना चाहती थी कि क्या उनसे कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई थी। नेहा फिलहाल पिछले कुछ दिनों से आरव के साथ ही बिजी थी और इसी वजह से उसने अपने आप को सब कुछ भूलकर इतना बिजी रहने की वजह से बहुत गालियां दी। नेहा अपने आप पे गुस्सा कर रही थी कि उसने कियारा की तरफ से अपना ध्यान कैसे हटा दिया और उसकी वजह से अब कियारा और उसके दोनों नन्हे कमीने बच्चे इस तरह से विराट के बहुत ज्यादा नजदीक पहुंच चुके थे। कियारा नेहा से और बात नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो भी तेज कदमों से विराट और दोनों बच्चों का पीछा करते हुए अंदर चली गई। कियारा ने विराट को देखने के लिए अपने कदम तेजी से आगे बढ़ाए तो उसने देखा कि पार्टी में मौजूद सारे मर्द कियारा को ही घूर-घूर कर देख रहे थे क्योंकि उन्हें कियारा बहुत ज्यादा सुंदर नजर आ रही थी। साथ ही पार्टी में मौजूद सारी औरतें भी कियारा को ही घूर रही थी क्योंकि वो इस वक्त विराट के साथ वहां आई थी और वहां मौजूद सभी लोग यही सोच रहे थे कि आखिर ये सब हो क्या रहा था। विराट ने जैसे ही देखा कि बहुत सारे लोग कियारा को वेलकम करने के लिए आगे आए थे, वो शायद इसलिए भी था क्योंकि उन लोगों ने काफी लंबे टाइम से कियारा को नहीं देखा था, लेकिन उनमें से अधिकतर लोग क्यूरियोसिटी और डाउट्स की वजह से बाहर आए थे। उनके मन में कियारा को लेकर बहुत सारे सवाल थे, लेकिन विराट को लगा कि कियारा उस सिचुएशन को अच्छे से हैंडल कर सकती थी। कियारा ने बाकी गेस्ट्स को बहुत ही पोलाइटली वेलकम किया, वो बस थोड़ा अलग था। विराट ने ये बात मान ली कि कियारा शायद इन लोगों में से अधिकतर लोगों को पहले से ही जानती है। कियारा को यहाँ पसंद नहीं था, लेकिन फिर भी कियारा बहुत ज्यादा मैच्योर हो गई थी और जानती थी कि विराट उसे प्रोटेक्ट करने की ही कोशिश कर रहा था। विराट भी इस बात से बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड था। विराट की आंखें कियारा पर ही टिकी हुई थी और उसकी बॉडी पर ऊपर से नीचे तक घूम रही थी। कियारा की स्किन पर एक भी दाग धब्बा नजर नहीं आ रहा था और वहां पर लगे झूमरों की रोशनी में कियारा की स्किन मोतियों जैसी चमक बिखेर रही थी। विराट ने कियारा के लिए जो ड्रेस चूज करी थी बहुत ही ज्यादा क्लासी और हाई क्लास थी, लेकिन साथ ही साथ कियारा की ब्यूटी को और भी ज्यादा एनहांस कर रही थी। विराट ने ये भी देखा कि कियारा ने हाई हील्स नहीं पहनी हुई थी, लेकिन उसने बहुत ही शानदार फ्लैट बेली पहनी हुई थी। रॉनी ने तो कियारा को स्टिलेटोस का एक पैर पहनने की एडवाइस दी थी क्योंकि एक फॉर्मल ओकेजन था, लेकिन कियारा ने इसके बजाय बेली फ्लैट्स के पैर को ही चूज किया था क्योंकि उसमें चलना इजी होता है। फ्लैट्स चूज करने के पीछे कियारा का एक और रीजन था। कियारा को डर था कि अगर गौतम फैमिली की डिनर पार्टी में कुछ भी ऊंच नीच हुई तो हाई हील सैंडल्स में भागना कंफर्टेबल नहीं होगा। उसे अपने बच्चों को भी तो प्रोटेक्ट करना था, ऐसे में हाई हील शूज एक अच्छा ऑप्शन नहीं था। तो फिर ऐसे रॉनी का प्रपोजल फेल हो गया। ये बात रॉनी को विराट ने पहले से ही बता दी थी और रॉनी इस बात के लिए विराट की तारीफ करना चाहता था कि विराट कियारा को काफी अच्छे तरीके से जानता था। भले ही विराट ने पर्सनली कियारा के लिए बेली फ्लैट्स को ही चूज किया था, विराट इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट था कि कियारा हाई हील सैंडल्स की जगह फ्लैट्स को ही चूज करेगी और इस बात को लेकर रॉनी और विराट में शर्त भी लग गई थी। विराट ने कियारा के पैरों में पहने हुए फ्लैट्स को देखा तो बहुत ही शानदार तरीके से मुस्कुरा दिया। ऐसा लग रहा था कि विराट वो शर्त जीत चुका था और अब रॉनी को विराट को लंच पर लेकर जाना ही होगा। कियारा और विराट के अंदर एंटर करने के बाद नेहा जल्दी से अपनी मां को ढूंढने के लिए चली गई। नेहा सारिका को ढूंढने के लिए घर के अंदर वाले हिस्से में चली गई। सारिका वहां मुस्कुराते हुए खड़ी थी और अपने गेस्ट्स को वेलकम कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे विराट और अनिका की आज रात होने वाली सगाई को बहुत ही सीक्रेट रखा गया था, इतना सीक्रेट कि गेस्ट लिस्ट में आए हुए सारे लोग ये बात जानते थे। वो लोग खुलेआम कुटिल मुस्कान के साथ सारिका को कांग्रेचुलेट कर रहे थे। इस बात ने नेहा को अंदर तक कपा दिया। नेहा अपनी दोनों कजन बहनों की ओर मुड़ गई जो उसके पास ही खड़ी थी और उन्हें इशारे से सारिका को ये बताने के लिए कहा कि कियारा और उसके बच्चे वहां आ चुके थे। नेहा ने दोनों को देखते हुए धीरे से कहा, एक बात का खास ख्याल रखना कि हमें कंफर्म करना है कि हर कोई कियारा के बारे में जानने के लिए क्यूरियस हो कि वो और उसके बच्चे यहाँ क्यों आए थे, और जैसे ही उन्हें मौका मिले वो सभी लोग कियारा से सवाल करना शुरू कर दे, खासकर प्रेस और मीडिया। नेहा ये बात कंफर्म करना चाहती थी कि जैसे ही वक्त आए वो जितना ज्यादा हो सके कियारा की इंसल्ट करने का मौका ढूंढ सके। नेहा की बात समझते ही उन दोनों लड़कियों ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। उसके बाद नेहा ने आगे कहा, जैसे ही विराट अनिका के साथ अपनी शादी की अनाउंसमेंट करेगा तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि कियारा का रिएक्शन क्या होगा। हर किसी इंसान को कियारा के रिएक्शन का पता चलना चाहिए ताकि वो सोचने लगे कि कियारा ने विराट को सेड्यूस करने के लिए क्या कुछ नहीं किया होगा। नीतू ने चहकते हुए कहा, हाँ सही कहा आपने। नेहा ने आगे कहा, विराट अमीर है और अनिका के लिए लॉयल भी है, इसलिए उसने कियारा की इस हरकत को इग्नोर कर दिया। सबको इस बात का भी अच्छे से पता चल जाना चाहिए कि बहुत से लोगों ने उसे अच्छे से यूज किया था और फिर लात मारकर अपनी लाइफ से बाहर निकाल दिया। जैसे ही विराट को सब कुछ पता चलेगा वो भी कियारा को जॉब से लात मारकर बाहर निकाल देगा। इसके बाद वो कियारा अकेली होगी और वो जॉब भी खो चुकी होगी। तब तो गौतम फैमिली में वापस आने के लिए वो रिक्वेस्ट करेगी ही। तभी पिया ने कहा, बिल्कुल सही कहा तुमने, सही टाइम आने पर उसे अपने घुटनों पर आकर सारिका आंटी से माफी मांगनी होगी और उसे इस घर में वापस आने के लिए रिक्वेस्ट भी करनी होगी और तब सारिका आंटी उसे माफ नहीं करेंगी। ये देखकर कितना मजा आएगा ना। पिया और नीतू ने खुशी से हंसते हुए अपने मुंह पे हाथ रख लिया, जैसे उन्होंने पहले से ही कियारा को इस हालत में देख लिया हो।
ये सब सोचने के बाद नेहा की आंखों में एक शैतानी नजर आई। उसने अपने सामने खड़ी अपनी दोनों कजिन बहनों को देखते हुए कहा, एक काम करो, तुम लोग ऊपर जाओ और अनिका को जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करने को कहो। इतना कहकर नेहा ने अपना पूरा प्लान अच्छे से उन दोनों लड़कियों को समझा दिया। नेहा की बात पूरी सुनने के बाद पिया और नीतू को अच्छे से समझ में आ गया कि नेहा की प्लानिंग क्या थी। पिया ने थोड़ा कंफ्यूजन से पूछा, क्या ये ठीक रहेगा? नीतू ने भी पिया की हाँ में हाँ मिलाते हुए पूछा, हाँ मैं भी यही पूछना चाह रही थी, क्या अनिका तुम लोगों को सपोर्ट करेगी? नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा विश्वास करो, वो डेफिनेटली हमें सपोर्ट करेगी। नीतू और पिया ने एक दूसरे को देखा और कहा, एक बात है कि अनिका सच में बहुत ही ज्यादा अच्छी लड़की है, हम चाहकर भी उसे इन सबके लिए मना नहीं पाएंगे। नेहा ने उन दोनों को समझाते हुए कहा, ये एक ऐसा मैटर है जो गौतम फैमिली के लिए उनकी जिंदगी और मौत का सवाल है, वो जरूर इन सब के लिए मान जाएगी। ये सब कुछ हम उसके लिए तो कर रहे हैं, साथ ही साथ सबकी वजह से अनिका के साथ जो इनजस्टिस हुआ है हम बस उसे ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कियारा ने विराट को परेशान करना जारी रखा तो इनडायरेक्टली उसका नुकसान अनिका को भी होगा। अब तुम ये मत कहना कि सब कैसे होगा, तुम्हें तो पता ही है ना कि अनिका विराट से शादी करने के लिए कितनी डेस्परेट हो रही है। सामने खड़ी दोनों लड़कियों ने अपना सिर हिलाते हुए हाँ में इशारा किया। इस बात के लिए भी कंफर्मेशन था कि वो दोनों अनिका को नेहा की प्लानिंग में उसकी हेल्प करने के लिए मनाने की पूरी कोशिश करेंगी। गौतम फैमिली के फ्यूचर के लिए और उनके अपने खुद के फ्यूचर के लिए भी अनिका को इस बात के लिए अग्री करना ही होगा। अगर गौतम फैमिली का फ्यूचर अच्छा हुआ तो शाह फैमिली का फ्यूचर भी सेफ और सिक्योर होगा। अगर गौतम फैमिली सारिका के हाथ में होगी और अनिका की शादी विराज के साथ हो जाएगी तो उन लोगों का सोशल स्टेटस भी काफी ऊंचा हो जाएगा। नीतू ने पिया से कहा, सारिका आंटी ने कहा था कि गौतम फैमिली का फ्यूचर अनिका के कंधों पर टिका हुआ है, इसीलिए हम लोगों को विराज को पाने में अनिका की हेल्प करनी ही होगी। एक बार अगर अनिका और विराज की शादी हो गई तो शाह फैमिली और गौतम फैमिली रॉयल फैमिली के रिश्तेदार बन जाएंगे। तभी पिया ने एक्साइटमेंट से नीतू की बात पूरी करी। उसके बाद तो मुंबई की सबसे शानदार और मोस्ट गॉर्जियस गर्ल्स होंगी और हमारे पास अमीर और स्मार्ट लड़कों को अपने हस्बैंड के रूप में चुनने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। यही सब बातें करती हुई वो दोनों लड़कियां कियारा से और भी ज्यादा जलने लगी और नाराज हो गई, क्योंकि वो विराज के इतने नजदीक खड़ी थी। वो दोनों तो चाहती थी कि अभी एक पल में ही कियारा को वहां से गायब कर दें। अपनी दोनों कजन बहनों को वहां से भेजने के बाद नेहा ने देखा कि सारिका अभी भी बिजी थी, इसीलिए नेहा ने सारिका को परेशान नहीं किया। नेहा ने चारों तरफ देखा तो उसे आरव कहीं नजर नहीं आया। ये देखते ही नेहा थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करने लगी। वो जल्दी से उस भीड़ को क्रॉस करती हुई लिविंग रूम के पीछे वाले छोटे से गार्डन में चली गई। वहां आरव को ढूंढते हुए आई नेहा को इस बात का अंदाजा था कि आरव इस वक्त वहीं मिल सकता था। आरव वहां क्या कर रहा था? नेहा ने ऐसा कौन सा प्लान बनाया था जिसके लिए अनिका को रेडी करने की जिम्मेदारी नीतू और पिया को दी थी? क्या ये दोनों अनिका को नेहा के प्लान के लिए तैयार कर पाएंगी? तभी पिया ने कहा और समझ अनिका को नेहा की सारी प्लानिंग समझा दी। अनिका ऐसा करना तो नहीं चाहती थी, पर अपने और विराट के रिश्ते के बारे में सोचकर वो तैयार हो गई। अनिका ने गहरी सांस लेकर पार्टी हॉल की तरफ एक मायूस नजर डालकर कहा, तो ऐसा है, जब से अनिका दीक्षा से मिली थी तभी से अनिका ने महसूस किया था कि वो पास्ट में कितनी ज्यादा बेवकूफ रही थी। अनिका ने मन ही मन सोचा, अगर मैंने पहले से ही दीक्षा से एडवाइस ली होती तो अब तक तो मैं विराट को अपनी उंगलियों पर नचा रही होती। लेकिन कोई बात नहीं, अभी भी बहुत देर नहीं हुई है, मैं इतनी आसानी से ऐसे फेल नहीं हो सकती। मैं अपनी माँ को ऐसे दुखी नहीं कर सकती। अगर नेहा आरव को कियारा से छीन सकती है तो मैं तो अनिका हूँ, अनिका द सुपरस्टार। मैं विराट को क्यों नहीं छीन पा रही? मैं तो कियारा और नेहा से भी काफी सुंदर हूँ। मैं भी अपने विराट को उस कियारा से दूर करके ही रहूंगी। कुछ देर तक यही सब सोचते हुए अनिका अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी और फिर उसने अपने कपड़े अच्छे से चेक किए। अनिका ने आईने में अपना मेकअप अरेंज किया और फिर विराट को ढूंढने चली गई। अनिका के दिमाग में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा था और वो विराट को ढूंढती जा रही थी। तभी सामने से उसे विराट नजर आ गया। अनिका ने अपनी सबसे शानदार मुस्कान अपने चेहरे पर चिपका ली और विराट के सामने जाकर उसे उल्हाना देते हुए बोली, विराट मैं कितनी देर से तुम्हारा वेट कर रही थी, लेकिन तुम कितनी देर से आए? मैं तुम्हें ही देखने के लिए कितना डेस्परेट थी, और अब जब पता चला कि तुम यहाँ आ गए हो और तुम मुझसे मिले भी नहीं, तुम तो उस कियारा को अपने साथ लेकर आए हो और इसी के साथ बैठे हो। ऐसा कौन करता है? विराट ने अनिका की बात सुनकर उसे घूर कर देखा तो अनिका ने अपनी नजरें विराट की तरफ से हटा दी और काव्य और काया को हैरानी से देखते हुए कहा, अरे वाह, काव्य और काया भी आए हैं। काव्य, काया, कैसे हो तुम दोनों? तुम लोग भी मासी से आकर नहीं मिले? ये तो अच्छी बात नहीं है, मासी आपको मिस कर रही थी। अनिका ने इतना कहकर काया का गाल सहला दिया। काव्य बहुत ही ध्यान से अनिका को ही देख रहा था। तभी अनिका की नजर कियारा की ड्रेस पर गई। अनिका उस ड्रेस को देखकर शॉक रह गई। कियारा की ड्रेस देखकर उसे जलन हो रही थी। अनिका ने कियारा को देखकर मन ही मन सोचा, कियारा की पहनी हुई ड्रेस कस्टम डिजाइन ड्रेस है, इसका प्राइस ही लगभग 5 लाख से ऊपर होगा। कियारा की तो इतनी औकात ही नहीं है कि वो ये ड्रेस खरीद सके। खरीदने की तो छोड़ो, उसकी औकात उस ड्रेस को छूने की भी नहीं है। जरूर ये ड्रेस विराट ने ही कियारा को खरीद कर दी होगी और उसके लिए शायद कियारा ने अपने शरीर का अच्छे से इस्तेमाल किया होगा। अनिका को देखते ही विराट ने हल्के से सर हिलाते हुए थोड़ा सा चिढ़कर कहा, तुम यहाँ हो? इस वक्त पार्टी में सभी लोगों की नजरें विराट और अनिका दोनों पर ही टिकी हुई थी। इसी वजह से बहुत सारे लोग कियारा के आने के मोटिव के बारे में कानाफूसी कर रहे थे। पार्टी में आए सारे गेस्ट्स ने सारिका से सुना था कि आज डिनर पार्टी में वो लोग एक बहुत ही शानदार खबर के साक्षी बनेंगे। सारिका ने सभी को बताया था कि आज ही के दिन विराट उनकी बेटी अनिका के साथ अपनी एंगेजमेंट अनाउंस करने वाला था। सारिका ने बहुत सारे मीडिया आउटलेट्स के अपने दोस्तों को भी इनवाइट किया था। वो सभी इस अनाउंसमेंट का ही वेट कर रहे थे। सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर हलचल मची हुई थी। इसी वजह से गौतम ग्रुप के शेयर्स की कीमत लगातार ऊपर जा रही थी। अनिका ने बहुत ही प्यार से विराट को देखते हुए कहा, हाँ विराट, हम सभी तुम्हारे वेट कर रहे थे। मम्मी ने तो तुम्हारे बारे में पूछ कर मुझे परेशान ही कर दिया है। मम्मी बहुत बेसब्री से तुम्हारा वेट कर रही हैं। चलो हम उनसे मिलकर आते हैं, तब तक काव्य, काया और कियारा तीनों ही कुछ खा लेंगे। पार्टी में आए हुए सभी गेस्ट अनिका के लिए बहुत बुरा महसूस कर रहे थे और कियारा को बुरी तरह से घूरने लगे। अनिका के पार्टी में आने के साथ ही फुसफुसाहट फिर से शुरू हो गई। एक औरत की आवाज आई, कियारा का बॉयकॉट किया था ना, लेकिन ये आज भी यहाँ डिनर पार्टी में क्यों आई है? तभी दूसरी औरत ने अपने पति को कियारा को घूरते हुए देखा तो उसने अपने हस्बैंड को कोहनी मारते हुए घूरकर देखा और मुंह बनाते हुए बोली, और नहीं तो क्या, कियारा चाहे कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, पर है तो बिना बाप के 2 बच्चों की माँ ही। विराट की सेक्रेटरी होने से क्या होता है? विराट की सेक्रेटरी बन गई है तो इसे कुछ भी करने के राइट्स मिल जाते हैं क्या? तभी एक और गेस्ट ने कहा, और नहीं तो क्या मिस्टर शाह, विराट को पता नहीं इस लड़की में क्या देखा, उसे इतनी लो क्लास सेक्रेटरी चाहिए थी। अनिका की बात सुनते ही कियारा ने मुस्कुराते हुए अनिका को देखा और कहा, थैंक यू अनिका, तुमने मेरे और मेरे बच्चों के बारे में इतना सोचा, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। इस समय कियारा को भूख नहीं लग रही थी, लेकिन अनिका का बिहेवियर उसे अजीब फील करवा रहा था, इसीलिए वो थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। अनिका ने फिर से कियारा को इग्नोर करते हुए विराट से कहा,
विराट चलो ना, चलते हैं, वहाँ पर पूरी फैमिली इकट्ठा हुई है, मुझे लगता है हमें भी वहीं चलकर उन लोगों की बातों में उन्हें ज्वाइन करना चाहिए, इससे हमारे फैमिली रिलेशंस मजबूत होंगे। अनिका को किसी और बात की चिंता नहीं थी, उसे बस एक ही बात की चिंता थी कि वो विराट के सामने अच्छे से बिहेव करे और उसके किसी भी व्यवहार की वजह से विराट को कोई तकलीफ ना हो या विराट उसे गलत न समझे। इस टाइम तो अनिका अपनी किसी भी हरकत से विराट को ये नहीं बताना चाहती थी कि कियारा का वहाँ आना उसे पसंद नहीं आया था। अनिका ने एक पिंक कलर की ऑफ शोल्डर ड्रेस पहनी हुई थी जिसमें उसके गोरी चमकते हुए कंधे साफ नजर आ रहे थे। अपने खुले हुए बालों का अनिका ने एक मैसी बन बनाया हुआ था और उसके ऊपर एक छोटा सा टियारा भी पहना था। वो बिल्कुल एक प्रिंसेस की तरह दिख रही थी। अनिका ने मन ही मन सोचा, ये कियारा मेरे साथ कंपटीशन करने की कोशिश कर रही है, इसने सोच भी कैसे लिया कि ये मेरे साथ कंपटीशन कर सकती है। अनिका अपने आप को एक बहुत बड़ी स्टार समझती थी और इसी वजह से उसका घमंड भी बहुत ज्यादा बढ़ गया था। कियारा ने और कुछ नहीं कहा। कियारा को विराट और अनिका के बीच की सिचुएशन से या फिर अनिका से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन अनिका की बात सुनने के बाद विराट अनिका के साथ जाने के लिए राजी हो गया। इस बात से कियारा थोड़ा सा लो फील कर रही थी। कियारा ने विराट का ऐसा केयरलेस बिहेवियर देखा तो उसे अच्छा नहीं लगा। कियारा ने मन ही मन बड़बड़ाते हुए कहा, ये विराट तो मेरे और मेरे बच्चों की तरफ से बहुत ज्यादा लापरवाह हो रहा है, कहीं ये पागल तो नहीं हो गया, इसे दिखाई नहीं दे रहा है कि यहाँ का माहौल कैसा है, फिर भी ये हम लोगों को यहाँ पर अकेला छोड़कर जाने के लिए कैसे तैयार हो गया। क्या विराट मुझे और मेरे बच्चों को यहाँ पर इसीलिए लेकर आया कि जैसे ही उसे अनिका मिल जाए वो जल्दी से हम लोगों को छोड़कर भाग जाए। कहीं विराट सारे गेस्ट और मीडिया के सामने मेरी इंसल्ट करने की कोशिश तो नहीं कर रहा, कहीं ये विराट का मेरे साथ हुए अरेंजमेंट से बैकआउट करने का कोई तरीका तो नहीं है। मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि विराट मेरी इस तरह से इंसल्ट करेगा। जो भी हो, पर विराट ने इन सब में मेरे बच्चों को क्यों इन्वॉल्व किया। कियारा का मन ये सब सोच सोचकर अपने बच्चों के लिए बहुत घबरा रहा था। तभी कियारा के मन में एक बहुत ही खतरनाक सा थॉट आया, कहीं ऐसा तो नहीं कि विराट सच में गौतम फैमिली और अनिका की हेल्प करने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए ये आज रात मुझे और मेरे बच्चों को यहाँ लेकर आया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि विराट अनिका को खुश करने के लिए मुझे और मेरे बच्चों को वापस गौतम फैमिली में लेकर आ गया हो। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। विराट इतना ज्यादा नीचे नहीं गिर सकता। विराट ने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो हम लोगों को प्रोटेक्ट करेगा। कियारा ने खुद को समझाने की पूरी कोशिश की कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। यही सोचकर उसने गहरी सांस लेकर अपने दोनों बच्चों काव्य और काया का हाथ पकड़ लिया। कियारा बेचैनी से आसपास देख रही थी और सोच रही थी कि उसे आगे क्या करना होगा। कियारा चारों तरफ किसी को ढूंढते हुए कुछ सोच रही थी। हे भगवान, कपिल और टीना को भी जल्दी से जल्दी यहाँ भेज दो। ये दोनों यहाँ पहुंच जाएंगे तो कम से कम मुझे कोई तो अपना नजर आएगा, वरना तो ऐसा लग रहा है कि इतने लोगों की भीड़ बस मुझे और मेरे बच्चों को डराने के लिए यहाँ इकट्ठा है। वहाँ कियारा के करने के लिए कुछ था ही नहीं, इसीलिए बस वो अपने लिए शांत कोना ढूंढ रही थी जहाँ पर वो अकेले बैठकर शांति से खा पी सके। उसे पता था कि गौतम फैमिली ने इन सब चीजों पर इतना खर्च कर दिया था तो खाने के अरेंजमेंट पर कोई स्पेशल खर्च तो किया नहीं होगा। ऐसे में कियारा बस शांति से एक तरफ बैठकर इस सिचुएशन का आनंद ले सकती थी कि गेस्ट डिनर का प्रॉपर अरेंजमेंट ना होने की वजह से गौतम फैमिली को भला बुरा कहने वाले थे। विराट ने बेबसी से कियारा को देखा। विराट अपने मन के भाव को छुपाने की कोशिश कर रहा था। वो किसी को भी नहीं बता सकता था कि अनिका के साथ जाने की वजह से वो बिल्कुल भी खुश नहीं था। विराट हमेशा से एक्सप्रेशनलेस रहा था, लेकिन आज उसे कियारा के फेस को देखकर अच्छे से समझ में आ रहा था कि कियारा भी नहीं चाहती थी कि विराट उसे छोड़कर अनिका के साथ जाए। कियारा की फीलिंग्स हमेशा उसके चेहरे पर नजर आ जाती थी। विराट कियारा से बात करना चाहता था, लेकिन अब उसके पास वक्त ही नहीं था। अनिका उसके बिल्कुल पास खड़ी हुई थी और विराट को अपने साथ ले जाने का वेट कर रही थी। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें थी जो इस वक्त विराट को मैनेज करनी थी, इसीलिए वो बिना कुछ कहे चुपचाप उठकर अनिका के साथ चला गया। एक पल सोचने के बाद विराट मुड़ा और वापस काव्य और काया के पास आया। विराट दोनों बच्चों के पास आकर जमीन पर बैठ गया और काव्य और काया का हाथ पकड़कर उन्हें समझाने लगा। काव्य, काया, बेटा आप दोनों यहाँ से भागना मत, अपनी मम्मा के साथ ही रहना। विराट अंकल अभी थोड़ी देर में ही वापस आ जाएंगे, ठीक है ना। बच्चों ने विराट की बात मानते हुए हाँ में अपना सिर हिला दिया। विराट भी यही चाहता था कि कियारा कुछ देर के लिए इस भीड़ भाड़ से थोड़ा दूर जाकर अपने आप को कंफर्टेबल करने की कोशिश करे। कियारा के लिए भी गौतम फैमिली के इवेंट्स में शामिल होना या गौतम फैमिली को अपनी आंखों के सामने देखना बहुत ही मुश्किल था। साथ ही साथ कियारा और वहाँ आए सभी गेस्ट और मीडिया आउटलेट्स के रिपोर्टर्स ये भी देखना चाहते थे कि गौतम फैमिली की आने वाली पीढ़ी की उत्तराधिकारी कौन थी। ये सब जो कुछ भी हो रहा था ये कपल प्लानिंग के लिए भी काफी अच्छा था। दूसरा, ये जो कुछ हो रहा था उन लोगों की गॉसिप भी थोड़ी देर के लिए बंद हो जाने वाली थी। और फिर विराट ने मुस्कुराते हुए काव्य की तरफ देखते हुए कहा, काव्य बेटा अपनी मम्मा और इस नटखट शैतान काया का ध्यान रखना। काव्य ने भी अपने फेस पर बहुत ही सख्त एक्सप्रेशंस के साथ अपना सिर हिलाते हुए हाँ कहा। इन दोनों बच्चों के साथ विराट का बिहेवियर देखने के बाद तो अनिका को अपनी फ्यूचर और मैरिड लाइफ के बारे में काफी अच्छी वाली फीलिंग्स आ रही थी। अनिका ने खुश होकर अपने एक्साइटमेंट को कंट्रोल करते हुए मन ही मन कहा, अगर ये आदमी मुझे मिल जाएगा तो इसके साथ मेरी लाइफ के सबसे खूबसूरत और कीमती पल गुजरने वाले हैं। अनिका की ये विश पूरी होगी या नहीं? ये डिनर पार्टी गौतम फैमिली के लिए किसने ऑर्गेनाइज की थी? क्या इस पार्टी में विराट सच में अपनी एंगेजमेंट अनाउंस करने वाला था? ऐसा हुआ तो कियारा का क्या होगा? बच्चों की बहुत ज्यादा केयर करता था, जिसे देखकर अनिका बहुत एक्साइटेड हो गई थी। अनिका ने अपने एक्साइटमेंट को कंट्रोल करते हुए मन ही मन कहा, अगर ये आदमी मुझको ये सब कुछ नहीं मिलना चाहिए, ये लोग ये सब कुछ डिजर्व ही नहीं करते हैं। हो सकता है कि ये सब कुछ विराट उन पर दया करके एक दान की तरह कर रहा हो। कियारा और उसके बच्चों को अपने थॉट्स में भी गुस्से देखकर अनिका को गुस्सा आ गया। उसने गुस्से से अपनी मुट्ठियां कसकर बंद कर ली। आज की इस पार्टी के बाद सब कुछ अलग होने वाला था। अनिका पीछे मुड़कर देखना भी नहीं चाहती थी। ये भले ही एक अंधा रास्ता था, लेकिन गौतम फैमिली और अपने लिए अगर फ्यूचर में उसे कुछ छोटी मोटी चीजें करनी भी पड़े तो अनिका उन सब छोटी मोटी गलतियों की परवाह नहीं करने वाली थी। राहुल इस डिनर पार्टी में आया था और अपने दोस्तों को भी साथ लेकर आया था। राहुल तो पहले ही उठकर अपने दोस्तों के पास चला गया था। राहुल जब अपने दोस्तों के साथ खड़ा था तो उसने कियारा को देखा, तो उसने उसे वेव करके इशारा किया और इशारे में ही कहा कि कियारा को अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो वो किसी भी वक्त राहुल के पास जा सकती थी और उससे बात कर सकती थी। कियारा ने अपना सिर हिलाकर हाँ कर दिया और अपने आप को शांत करने की कोशिश करने लगी। लेफ्ट हैंड साइड की दीवार की तरफ कियारा को एक खाली टेबल दिखाई दी जहाँ पर वो अपने बच्चों के साथ आराम से बैठ सकती थी और उसे कोई भी वहाँ पर परेशान करने आने वाला भी नहीं था। कियारा ने अपने दोनों बच्चों को वहाँ पर अच्छे से बिठा दिया और उनके लिए सूप और कुछ फ्रूट्स लेकर आ गई। थोड़ी देर तक कियारा वहीं अपने बच्चों के साथ आराम से बैठी थी। कियारा ने देखा कि पार्टी की गेस्ट लिस्ट में मौजूद एक भी आदमी कियारा से बात करने के लिए नहीं आया था, बल्कि वो लोग अभी भी कियारा के बारे में फुसफुसाते हुए गॉसिप कर रहे थे। वो सब लोग बस एक ही बात बोल रहे थे कि कियारा के यहाँ ऐसे आने का रीजन क्या था। कियारा और विराट के बीच का रिलेशन अभी क्लियर नहीं था, इसीलिए लोग केवल अटकल ही लगा रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि कियारा, विराट और अनिका के बीच में लव ट्रायंगल बन रहा था और वो लोग अपने आप को इस बारे में गॉसिप करने से रोक नहीं पा रहे थे।
वहाँ आए हुए बहुत सारे लोग सारिका और कियारा के बीच चलने वाली इस अनबन के बारे में काफी अच्छे से जानते थे। पार्टी में उनके पास करने के लिए और कुछ तो था नहीं, इसीलिए वो लोग इस तरह के बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में नमक मिर्ची लगाकर बाकी लोगों को बता रहे थे। एक से दूसरे और दूसरे से तीसरे तक पहुंचकर ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी बन गई थी। पहले तो सारिका को उम्मीद नहीं थी कि कियारा इस डिनर पार्टी में आने वाली थी, लेकिन अब जब वो यहाँ पहुंची गई तो सारिका ने उसे इग्नोर करने की पूरी कोशिश की। वो बस कियारा को ये दिखाना चाहती थी कि अब सब कुछ अलग हो गया था, कोई भी उसे गौतम फैमिली का उत्तराधिकारी नहीं मानेगा। सारिका ही अब इस फैमिली की मुखिया और कर्ता धर्ता बन गई थी। भले ही विराट बहुत ज्यादा पावरफुल था, पर एक बहुत ही खतरनाक और पावरफुल विलन को नाराज करने से अच्छा होता है एक शरीफ और पावरफुल आदमी से दुश्मनी कर ली जाए। कम से कम वो इतना ज्यादा खतरनाक तो साबित नहीं होता जितना कोई विलन साबित हो सकता है। इस वक्त सारिका इसी पावरफुल और खतरनाक विलन के अवतार में थी। बस इसीलिए किसी ने भी आकर कियारा से बात करने की कोशिश नहीं की और ना ही किसी ने उसे डांस करने के लिए इनवाइट किया। ये तो अच्छा ही हुआ था कि कियारा को किसी ने भी बुलाने या उससे बात करने की कोशिश नहीं की थी। ये बात ही कियारा को सच में बहुत राहत दे रही थी। इस वक्त कियारा की एज इतनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन उसका नेचर और उसका बिहेवियर अपनी उम्र के लोगों से बहुत ज्यादा मैच्योर था। वो बस चुपचाप एक कोने में बैठी थी और अपने बच्चों को फ्रूट्स खाते हुए देख रही थी। ये बात भी थी कि अब तक उससे किसी ने डांस के लिए पूछा भी नहीं था, पर कियारा वहां मौजूद अधिकतर मर्दों का ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी। वो अपनी बहुत ही सुंदर सी ड्रेस में एक आसमान से उतरी हुई परी की तरह नजर आ रही थी। पार्टी में आए हुए अधिकतर मर्दों की नजर कियारा पर ही टिकी हुई थी। आरव और ऋषि वो दोनों भी इस वक्त कियारा को ही देख रहे थे। आरव और ऋषि इस पार्टी हॉल के एक साइड में खड़े होकर लोगों की भीड़ से बचते हुए आपस में बातें कर रहे थे। ऋषि ने चमकती हुई आंखों से कियारा की तरफ देखते हुए कहा, वाह, मानना पड़ेगा कि कियारा सच में बहुत खूबसूरत है और आज तो वो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही है। जितना ज्यादा मैं उसे देखता हूँ वो मुझे उतना ही ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, पर मैंने पहले कभी भी उसे इस तरह की ड्रेस पहने हुए नहीं देखा। आरव ने एक नजर कियारा की तरफ डाली और फिर ऋषि से कहा, कियारा बहुत रेयरली ऐसे कपड़े पहनती है, उसे ये सब कुछ पसंद नहीं। आरव ने इतना कहकर मन ही मन सोचा, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कियारा इतनी ज्यादा सुंदर भी लग सकती है। मैंने कियारा को इतना सुंदर कभी नहीं देखा था, या फिर ऐसा हो गया होगा कि हमने एक साथ 10 साल से भी ज्यादा टाइम एक साथ स्पेंड किया था तो मुझे उसकी सुंदरता की आदत हो गई थी। लेकिन अब कियारा को खोने के बाद मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने कितना कीमती खजाना ऐसे ही खो दिया। ये सब कुछ सोचने के बाद आरव ने गहरी सांस ली और अपने दिमाग में चलने वाले थॉट्स को एक तरफ करके ऋषि से पूछा, लेकिन एक बात तो है, उसने ये ड्रेस खरीदी कैसे? तुम्हें नहीं लगता कि ये ड्रेस तुम्हारे भाई ने ही उसे खरीद कर दी होगी? ऋषि के दिमाग में भी सारी पिक्चर क्लियर होने लगी थी। उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस एक सेंटेंस में अपनी बात खत्म कर दी, मुझे लगता है अगर हम यही मान लें तो ज्यादा अच्छा होगा। ऋषि बता सकता था कि सारिका का होने वाला दामाद और उसका राइट हैंड भले ही इस वक्त सारिका की बेटी के साथ था, लेकिन वो अभी भी अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में ही सोच रहा था। ऋषि ने शैतानी से मन ही मन सोचा, इंटरेस्टिंग, ये शाम डेफिनेटली केवल एक बोरिंग कॉर्पोरेट डिनर पार्टी नहीं होने वाली थी। अब तो मुझे इस बात की 100% उम्मीद है कि आज की पार्टी में मुझे एक शानदार शो देखने को मिलने वाला है। ऋषि तो एक ऐसा शानदार नाटक देखने के लिए वेट ही नहीं कर पा रहा था, फिर भी उस नाटक को देखने के लिए मजबूरी में ही सही वो आरव की कंपनी को बर्दाश्त कर रहा था। ऋषि भी चाहता था कि इन सब में जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा वो घी डाल दे ताकि मजा दोगुना हो जाए। ऋषि ने आरव की तरफ देखते हुए कहा, लगता है तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, इसीलिए तो तुम अभी भी दूसरी औरतों को देखकर कमेंट्स कर रहे हो। आरव ऋषि की बात सुनते ही मुस्कुरा दिया और बोला, अब खूबसूरती की तारीफ तो की जानी चाहिए, नहीं तो खूबसूरती की शान में गुस्ताखी मानी जाती है, तुम्हें नहीं लगता? ऋषि ने आरव की आंखों में देखते हुए सवाल किया, तुम्हें पता है कि आरव मेरे भाई के साथ यहाँ आई है, क्या तुम उन दोनों के बीच के रिश्ते के बारे में जानना नहीं चाहते? आरव को ऋषि के कहने का मतलब समझ में नहीं आया। उसके चेहरे पर थोड़े से नासमझी के एक्सप्रेशंस थे, तो ऋषि ने मुस्कुराते हुए आगे कहा, मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर तुम एक इंटेलिजेंट बिजनेसमैन हो और अगर तुम्हें कोई चीज चाहिए तो तुम क्या करोगे? आरव ने तुरंत ही जवाब दिया, मैं उस चीज को हासिल कर लूंगा और अगर ना मिली तो उसे बाय हुक और बाय क्रुक अपना बना ही लूंगा। आरव की बात सुनते ही ऋषि ने मुस्कुराते हुए उसे देखकर कहा, और सोचो अगर सामने वाला जिसके पास वो चीज है वो मेरा भाई विराट हो तो? ऋषि की बात सुनते ही आरव का दिमाग एक मिनट के लिए ब्लैंक हो गया। उसकी आंखें तेजी से यहाँ वहां भागती नजर आई, जैसे उसका दिमाग तेजी से कुछ सोचने की कोशिश कर रहा था लेकिन समझ नहीं पा रहा था। आरव ने तुरंत ही हैरानी से पूछा, मतलब तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? ऋषि ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने अभी तो तुमसे कहा कि कियारा विराट के साथ यहाँ आई है। इतना कहते ही ऋषि ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। आरव ने इतनी सी बात सुनी तो उसे ऋषि के कहने का मतलब समझ में नहीं आया। उसने बेपरवाही से कहा, तो क्या हो गया, उसकी सेक्रेटरी है, आ सकती है। आरव ने घमंड से अपना सिर ऊपर किया और एक नजर कियारा की तरफ देखा। इस वक्त वो एक ट्रॉफी की तरह से नजर आ रही थी। आरव ने ये सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से गौतम फैमिली के सामने कवर करके रखा था, लेकिन ऋषि को ये सब कुछ जल्दी ही समझ में आ गया था। आरव जानता था कि विराट और ऋषि दोनों का ही बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन था। भले ही वो कभी-कभी एक दूसरे को सपोर्ट करते थे और कांटेक्ट में रहते थे, लेकिन उन लोगों के बीच में प्यार, लगाव या कॉपरेशन जैसी कोई भी फीलिंग नहीं थी। इसीलिए अगर विराट के लिए मुसीबत खड़ी करने का कोई भी मौका मिले तो ऋषि उसे किसी भी कीमत पर अपने हाथ से जाने नहीं देगा। आज की रात भी कुछ अलग नहीं थी। ऋषि आज की रात भी विराट के लिए प्रॉब्लम्स खड़ी करने का ही तरीका सोच रहा था। ऋषि ने विश्वास से आरव की तरफ देखते हुए कहा, अब ये मत बोलना कि तुम्हें लगता है कि तुम विराट से कंपटीशन कर सकते हो और उसे हरा सकते हो। ये कहते हुए ऋषि की जोरदार हंसी छूट पड़ी। ऋषि बचपन से ऐसा ही था और वो ये बात नहीं जानता था कि आरव क्या था। ऋषि की मुस्कान बहुत सुंदर थी, लेकिन उसमें एक अलग तरह की क्रूरता नजर आ रही थी। आरव ऋषि की ये सब बातें सुनकर थोड़ा गुस्सा हो गया। उसे ये बात साफ साफ पता चल रही थी कि ऋषि उसे परेशान करने की कोशिश कर रहा था। आरव ने गुस्से से ऋषि की तरफ देखते हुए कहा, ये तुम क्या कह रहे हो? ऋषि के हाथ में ड्रिंक का ग्लास था। उसने आरव की आंखों में देखते हुए अपने ग्लास से एक सिप लिया और फिर रेलिंग का सहारा लेकर खड़ा हो गया और आरव को देखने लगा। ऋषि ने आरव का मजाक उड़ाते हुए कहा, नहीं नहीं, गुस्सा नहीं, गुस्सा बिल्कुल मत करना, मैं जो भी कुछ कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ। अगर तुम भूल गए हो तो मैं याद दिला दूं कि वो अपने कोच बिहेवियर और हार्टलेस होने के लिए फेमस है। ऋषि की बात सुनते ही आरव ने बेबसी से ऋषि को देखा तो ऋषि ने आगे कहा, मुझे लगता है इस काम में मैं तुम्हारे बहुत काम आ सकता हूँ। ऋषि की बात सुनते ही आरव हैरान रह गया। उसने हैरानी से पूछा, मतलब क्या कहना चाहते हो तुम? ऋषि ने आरव की तरफ आंख मारते हुए कहा, मुझे लगता है कि अगर हम एक साथ काम करेंगे तो एक दूसरे की बहुत मदद कर पाएंगे और मुझे तो ये भी लगता है कि हमारे एक साथ काम करने से हमें जो चाहिए वो हमें मिल ही जाएगा। उसके लिए मेरे पास एक आइडिया भी है। ऋषि की बात सुनते ही आरव ने गुस्से से अपनी मुट्ठी बीच ली और खुद को शांत करने की कोशिश की। जैसे ही वो ऋषि के साथ अपनी बात आगे बढ़ाने वाला था, उसने काव्य काय को ऐसे ही अकेले वहां घूमते हुए देखा। बच्चों का पार्टी में ऐसे घूमना अजीब बात नहीं थी, लेकिन ये बात अजीब थी कि उनके आसपास एक संदिग्ध आदमी नजर आया, जिसने काव्य काय को रोकते हुए पूछा, तुम दोनों अकेले कहां जा रहे हो? ये बात आरव को बहुत अजीब लगी। आरव ने टेंशन से अपने मन ही मन सोचा, ये कियारा कहां रह गई? ये अपने बच्चों को ऐसे अकेला कैसे छोड़ सकती है? आरव दोनों बच्चों की तरफ देख रहा था, तभी उसे महसूस हुआ कि वो दोनों बच्चे विराट के जैसे ही दिख रहे थे। आरव ने मन ही मन सोचा, क्या ऐसा हो सकता है कि वो लोग, कहीं आरव का सोचना सच तो नहीं था? ये दोनों बच्चे अकेले क्यों घूम रहे थे? कियारा कहां चली गई थी? वो अनजान आदमी काव्य काय से क्यों बात कर रहा था? इसके पीछे उसका क्या मकसद था? कहीं कोई
आरव ज्यादा कुछ सोच नहीं पाया। वो काव्य और काया से बात करने के लिए जैसे ही आगे जाने वाला था कि उसे नेहा की दो कजन बहनों को उन दोनों बच्चों के पास जाते देखा। उन दोनों लड़कियों ने काव्य और काया से कुछ कहा और फिर काव्य और काया को हॉल के वेस्ट साइड की तरफ ले गए। आरव नहीं जानता था कि वो दोनों लड़कियां काव्य और काया को कहां ले जा रही थी, लेकिन ये बात आरव को बहुत अजीब लगी। उन दोनों लड़कियों से निपटना आसान नहीं था। वो बिल्कुल अपनी बुआ पर गई थी। इस वक्त भले ही आरव के मन में कियारा के बच्चों को लेकर कोई भी फीलिंग नहीं थी, लेकिन वो जानता था कि कियारा अपने बच्चों का उन दोनों लड़कियों के साथ घूमना पसंद नहीं करेगी। आरव अभी भी कियारा की परवाह करता था। उसे हमेशा से उम्मीद थी कि जब भी कियारा वापस लौटकर मुंबई आएगी तो आरव को जरूर ढूंढ निकालेगी और आरव को वापस अपने पास आने के लिए कहेगी। लेकिन वो कभी भी इन दोनों बच्चों का सौतेला पिता नहीं बनना चाहता था। किडनैपिंग इंसिडेंट के समय आरव ने सोचा था कि अगर उस टाइम कियारा के बच्चे नहीं होते और कियारा बच गई होती तो आरव गौतम फैमिली की नजर में आए बिना उसके लिए एक सेफ जगह का बंदोबस्त कर सकता था और इस बात का भी अच्छे से ध्यान रखता कि गौतम फैमिली फ्यूचर में कभी भी उसे ढूंढ नहीं पाए। एक बार जब सब कुछ ठीक हो जाता तो आरव कियारा के साथ रहने और उसे एक नया नाम देने के बारे में सोच सकता था। आरव चाहता था कि कियारा उसके साथ आ जाए ताकि जब कियारा के पास अपने दादाजी अजीत गौतम के हिस्से के शेयर हों तो बिना किसी की नजर में आए आरव उन शेयर्स को मैनेज कर सके। और अच्छा तो ये होता कि अगर कियारा वो शेयर्स आरव को ही सौंप दे, तब आरव के पास सारिका के कंपैरिजन में गौतम ग्रुप से ज्यादा पावर और राइट्स होते। तब उसे इस चुड़ैल बुढ़िया से डरने और दबकर रहने की कोई जरूरत नहीं होती और ना ही गौतम फैमिली के सामने खुद को नीचा दिखाने की जरूरत होती। लेकिन मुद्दा तो ये था कि सारिका ने जिन लोगों को इस काम के लिए तैयार किया था वो बिल्कुल बेकार थे। वो किडनैपर्स बुरी तरह से फेल हो गए थे और इन तीनों को विराट ने बचा लिया था। भले ही अब तक नेहा ने ये बात एक्सेप्ट नहीं की थी, पर आरव जानता था कि सारिका ही डेफिनेटली इन सबके पीछे का मास्टरमाइंड थी। इसीलिए नेहा आरव के साथ इतने दिनों तक झगड़ने के बाद भी अपने रिलेशन की बिगड़ती कंडीशन के बारे में इतनी घबराई हुई थी कि वो हर बार सारिका के पास दौड़ पड़ती थी और सारिका को प्रेशराइज करती थी कि सारिका आरव को और ज्यादा पावर और रिस्पांसिबिलिटी दे। आरव की अपनी कंपनी को गौतम ग्रुप ने एक बड़ा ऑर्डर दिया था और आरव को प्रमोशन देने के साथ साथ नेहा के हिस्से के शेयर्स को भी संभालने का मौका दिया गया था। ये बात तो साफ थी कि आरव ने इस प्रपोजल को बड़ी ही खुशी से एक्सेप्ट कर लिया था। भले ही कियारा की इक्विटी शेयर्स के कंपैरिजन में ये बहुत ज्यादा कीमती नहीं थे, लेकिन अगर आरव के पास कियारा के शेयर्स भी होते तो वो इन सब को मैनेज कर सकता था। जहां तक कियारा और उसके बच्चों की बात थी, वो उनके साथ बहुत अच्छे से बिहेव करता और जब उन लोगों का अपना बच्चा पैदा होता तो कियारा डेफिनेटली अपने इक्विटी शेयर्स अपने बच्चे को ट्रांसफर कर देती और इससे काव्य और काया को और कोई खतरा नहीं होता। ये डेफिनेटली एक विनिंग पोजीशन थी। आरव को इन सब के लिए बस कियारा से अच्छे से बातचीत करने की जरूरत थी। अगर कियारा की किसी ने हेल्प नहीं की तो वो अपने हिस्से के शेयर्स वापस कभी नहीं पा सकती थी। अगर आरव सारिका के कंट्रोल से बाहर होना चाहता था तो गौतम ग्रुप के शेयर्स ही ऐसा करने में उसकी हेल्प कर सकते थे। जब तक आरव को कियारा के हिस्से के शेयर्स को मैनेज करने के राइट्स मिलते तब तक वो कियारा के पास के बारे में ज्यादा दिमाग नहीं लगाता और वो कियारा के साथ फिर से वैसे ही रह सकता था जैसे वो 4 साल पहले रहते थे। आरव कियारा के साथ एक अच्छी और लग्जूरियस लाइफ जी सकता था, लेकिन सबकी सिर्फ एक शर्त थी और वो थी कि कियारा को आरव की बातें सुननी और माननी होंगी। आरव काफी देर से अपनी पूरी प्लानिंग के बारे में ही सोच रहा था। उसने रुककर टाइम देखा और फिर अंदर आ गया। आरव बहुत देर से बाहर ही घूम रहा था। उसने सोचा शायद नेहा उसे ढूंढ रही होगी। ऋषि ने आरव की नजरों का पीछा किया, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। कियारा के दोनों बच्चे नेहा के कजिन्स के साथ जा चुके थे। ऋषि ने आरव को ऐसे देखते हुए देखा तो उससे पूछा, क्या बात है, तुम ऐसे भी क्या देख रहे थे? आरव ने मुस्कुराते हुए ऋषि की तरफ देखकर कहा, नहीं कुछ नहीं, मैं बस नेहा को ढूंढ रहा था। मुझे उसे कुछ गेस्ट से मिलवाना था। बॉस आई एम सॉरी, पर मैं तुम्हारी तरफ नहीं हो सकता। मैं सच में किसी और के लिए काम करता हूँ और शायद ये सब कुछ होना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है। ऋषि ने आरव की आंखों में घूरते हुए देखा और अपनी एक उंगली की नोक से अपने ड्रिंक के ग्लास को टैप करते हुए बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव टोन में कहा, क्या तुम्हें पता है कि तुम भी बॉस बन सकते हो? आरव ने ऋषि की तरफ देखते हुए बहुत बेरुखी से जवाब दिया, हाँ मैं भी शर्मा ग्रुप ऑफ कंपनीज का बॉस हूँ। हाँ माना कि वो थोड़ी छोटी कंपनी है और आप जैसे लोगों की नजर में उसकी वैल्यू बिल्कुल नहीं है, पर मैं हूँ तो उस कंपनी का ओनर ही ना। आरव ऋषि को देखकर अपना सिर उठाते हुए वहां से चला गया। अचानक से आरव को बिना किसी बात के थोड़ी सी चिढ़न महसूस होने लगी। पास्ट में शर्मा ग्रुप और गौतम ग्रुप एक साथ ही काम करते थे, लेकिन फिर शर्मा ग्रुप के साथ कुछ क्राइसिस होने लगे और उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया। आरव ने अपनी आंखें सिकोड़ ली जैसे कि उन्हें जहर भरा हुआ था। ये सब कुछ अजीत गौतम के कारण ही हुआ था। आरव इस वक्त जो भी था वो अजीत गौतम के कारण ही था। ऋषि ने अपने ड्रिंक का आखिरी से पी लिया और ग्लास को साइड में रखी टेबल पर रख दिया और घूमते हुए आरव की ओर देखकर मुस्कुराया और जाने लगा। जाते जाते ऋषि वापस लौटकर आरव के पास गया और बोला, एक बात कहूं, बुरा मत मानना, पर तुम्हारे लिए उस तरह का बॉस बनना पॉसिबल नहीं है क्योंकि तुम वो कर ही नहीं सकते। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें किसी भी तरह से मेरी जरूरत है तो मैं एनी टाइम तुम्हारे लिए अवेलेबल हूँ। मेरे ऑफिस के दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले हैं। इतना कहते हुए ऋषि ने आरव से हाथ मिलाया और कहा, सॉरी मुझे अभी जाना होगा, सभी मुझे ढूंढ रहे होंगे। ऋषि ने देखा कि माही की आंखें उस पर ही टिकी हुई हैं और वो बहुत तेज कदमों से चलती हुई ऋषि की तरफ ही आ रही है। माही ने एक येलो कलर की ड्रेस पहनी हुई थी जिसके साथ सिल्वर कलर के हाई हील स्टिलेटोस पहने हुए थे। उसके लंबे घुंघराले बाल पीठ पर बिखरे हुए थे। वो बहुत ही अट्रैक्टिव और इनोसेंट लग रही थी। माही का पूरा चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। माही ने जैसे ही ऋषि को देखा उसे एक राहत महसूस हुई, लेकिन ऋषि को माही को देखते ही अचानक से गुस्सा आने लगा। ऋषि उसकी इस मुस्कान को आंसुओं में बदल देना चाहता था। ऋषि माही को दर्द और उदासी में देखकर खुश होता। आखिर वो विराट की छोटी बहन जो थी, अगर वो दुखी और परेशान होगी तो डेफिनेटली विराट भी परेशान होगा। माही के दर्द से विराट को भी तकलीफ होगी। जैसे कोई छोटी सी चिड़िया भाग रही हो वैसे माही ने भी दौड़ते हुए आकर ऋषि का हाथ पकड़ लिया। माही का ध्यान इस बात पर नहीं गया कि उसके हाथ पकड़ने की वजह से ऋषि थोड़ा चौंक गया था। माही बस ऋषि की तरफ देखते हुए राहत से मुस्कुरा दी। आरव वहीं खड़ा था। माही ने आरव की तरफ देखकर हल्का सा सिर झुका दिया और फिर ऋषि से कहा, ऋषि तुम इतनी देर से यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही थी पर तुम मुझे मिल ही नहीं रहे थे। ऋषि ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया, मैं तो कब से यही हूँ पागल लड़की। इतना कहने के बाद ऋषि ने माही से अपनी बाजू छुड़ा ली जिसे वो कसकर पकड़े हुई थी, लेकिन माही ने भी दोबारा से उसकी बाजू को कसकर पकड़ लिया और अपनी तरफ खींच लिया जैसे कि कोई डूबने वाला आदमी अपने लिए सहारे को कसकर पकड़ लेता है। ऋषि ने सोचा कि ये एक तरह से तो बहुत क्यूट था क्योंकि ऋषि ने भी हार मान ली और माही को अपना हाथ पकड़ने दिया, लेकिन साथ ही साथ ऋषि ने माही की तरफ देखते हुए मुस्कुराकर कहा, माही तुमने मुझे बहुत कसकर पकड़ा हुआ है, पर एक बात का ध्यान रखना, ये तुम्हारे भाई को दिखाई न दे वरना वो तुम्हारा क्या करेगा तुम सोच भी नहीं सकती। ऋषि की बात सुनते ही माही ने मुस्कुराते हुए स्विमिंग पूल के पास बारबेक्यू पिच की तरफ इशारा करते हुए कहा, ठीक है तो फिर हम उसकी नजर में नहीं आएंगे, चलो वहाँ चलते हैं। स्विमिंग पूल के पास बहुत सारे लड़के लड़कियां थे जो नाच गा रहे थे और कुछ ऐसे लोग भी थे जो वहाँ पर एक दूसरे के साथ सोशल मीडिया अकाउंट पर जुड़ने में बिजी थे। माही ने ऋषि को वहाँ ले जाने की कोशिश की तो ऋषि ने स्विमिंग पूल की तरफ घूरते हुए देखकर कहा, मैं वहाँ नहीं जा रहा, देखो वहाँ से कितनी अजीब सी स्मेल आ रही है, वैसे भी वहाँ हो ही क्या रहा है, बस कुछ ग्रिल हो रहा है, मैं वहाँ नहीं जाऊंगा। इतना कहकर ऋषि घूमते हुए हॉल में जाने के बजाय नीचे चला गया। माही ऋषि के पीछे पीछे दौड़ती हुई चिल्लाते हुए बोली, अरे नहीं वहाँ मत जाओ, वहाँ पर मेरा भाई भी है, अगर उसने देख लिया तो। माही ने बोलते बोलते अपनी बात अधूरी छोड़ दी। माही अभी भी विराट से काफी डरती थी
और अगर विराट ने माही को ऋषि के साथ घूमते हुए देख लिया तो वो कभी भी खुश नहीं होगा। माही के ऐसे रोकने की वजह से ऋषि ने घूरते हुए माही की तरफ देखा और कहा, इसका मतलब है कि तुम विराट से बात करने नहीं जाओगी? मुझे तो लगा था कि तुम इसीलिए यहाँ आई थी। ऋषि बोर हो रहा था। वो काफी देर से यहाँ वहाँ देखते हुए माहौल को समझने की कोशिश कर रहा था। ऋषि ने मन में सोचा, इतनी देर हो गई, अभी तक कोई हलचल क्यों नहीं हुई? आज की रात का मेन अट्रैक्शन कब शुरू होने वाला है? कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई गड़बड़ हो गई है और शो कैंसिल हो गया? गौतम फैमिली तो ठीक है ना? क्या उन्होंने विराट को आज सिर्फ यहाँ खाने पीने और एंजॉय करने के लिए इनवाइट किया है? अरे यार, क्या और बच्चे भी यहाँ मौजूद हैं, फिर भी ये लोग कुछ नहीं कर रहे। गौतम फैमिली इतनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी को इतनी आसानी से तो हाथ से नहीं जाने दे सकती, है ना? तो फिर उन्होंने अभी तक कुछ किया क्यों नहीं? ऋषि को सोच में पड़ा हुआ देखकर माही ने उसे टोकते हुए कहा, ऋषि तुम टेंशन मत लो, मेरे लिए तुम विराट के जितने ही इंपॉर्टेंट हो, इसलिए तुम चिंता मत करो। मैं जब तक तुम्हारे साथ हूँ तब तक ना तो विराट तुम्हें कुछ कहेगा और ना ही मैं तुम्हें कहीं छोड़कर जाऊंगी। माही ने हमेशा ही ऋषि के लिए बिना शर्त समझौते किए थे, इसीलिए वो बस प्यार से ऋषि को ही देख रही थी। उसी वक्त ऋषि ने कहा, ठीक है, जैसा तुम्हें लगे, मैं किसी की कोई केयर नहीं करता, मैं थोड़ी देर और यहीं रुकना चाहता हूँ और मुझे ये देखना है कि यहाँ क्या होने वाला है। ऋषि ने विराट को जलन भरी नजरों से देखा। इस समय पूरे कमरे में विराट एक राजा की तरह लग रहा था। वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम, पावरफुल और अट्रैक्टिव था, जो आसपास के सभी लोगों की अटेंशन ग्रैब करे हुए था। ऋषि उससे बहुत ज्यादा नफरत करता था। तभी ऋषि ने माही से कड़वाहट से कहा, एक काम करो, तुम जाकर अपने भाई से बात कर लो, तुम ऐसे ही अपना सारा टाइम अपने गलत भाई के साथ स्पेंड कर रही हो। तभी माही ने जल्दी से कहा, अरे नहीं, ऐसा मत कहो, दादी माँ ने तो हमेशा यही कहा है कि तुम्हारा फ्यूचर बहुत ब्राइट है, तुम अपने आप को इतना छोटा मत दिखाओ। इसके अलावा तुम ये भी तो सोचो कि मेहता फैमिली और रॉय फैमिली के बीच के रिलेशंस हमेशा से ही बहुत अच्छे रहे हैं, तुम इस बारे में फालतू ज्यादा टेंशन मत लो। दरअसल विराट इतना भी बुरा नहीं है जितना तुम सोचते हो। जब तक तुम माही और क्या कहना चाहती थी, ऐसा क्या हुआ जिसे माही बोलते बोलते रुक गई? कहीं विराट ने माही को ऋषि के साथ तो नहीं देख लिया था? माही ऋषि को विराट से नाराज ना होने के लिए समझा रही थी। माही तो और भी बहुत कुछ बोलना चाह रही थी कि ऋषि ने अचानक उसे टोकते हुए कहा, बस बस बहुत हो गया। ऋषि की बात सुनते ही माही एकदम से चौंक गई। वो जानती थी कि ऋषि ने फिर से उसे एक टॉन्ट मारा था, इसीलिए वो जल्दी से चुप हो गई और कुछ देर रुककर बार बार उसे सॉरी बोलने लगी। सॉरी सॉरी ऋषि सॉरी, मुझे तुम्हारे साथ बात करने से पहले थोड़ा ध्यान रखना चाहिए था। आई एम रियली वेरी सॉरी, मेरा मतलब वो नहीं था। ऋषि अब और इस बारे में माही से बात नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने बात टालने की गरज से कहा, ठीक है, जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ, ये इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं थी। आई थिंक गलती मेरी ही थी, मैं कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव हो गया हूँ और ओवर रिएक्ट कर गया। उसके बाद ऋषि ने गहरी सांस लेकर अपने इमोशंस को कंट्रोल किया और धीरे से कहा, वैसे भी हम यहाँ एंजॉय करने के लिए आए हैं, ये सब फालतू बकवास करने के लिए नहीं, है ना? ऋषि की बात सुनकर माही को थोड़ी राहत मिली और उसने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल। ऋषि को खुश करने के लिए माही ने ऋषि की बाह पकड़ी हुई थी। माही को इस बात का जरा भी डर नहीं था कि अगर विराट ने दोनों को एक साथ देख लिया तो वो नाराज हो जाएगा। फिर माही ऋषि को खींचते हुए हॉल के अंदर लेकर चली गई। स्प्रिंग सीजन शुरू हो चुका था, इसीलिए बाहर हल्की सी ठंडक थी। अंदर आते ही उन्हें थोड़ी हल्की सी गर्माहट महसूस हुई और माही ने कहा, अरे वाह, अंदर कितना कंफर्टेबल लग रहा है ना, यहाँ थोड़ी सी गर्माहट भी है जो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। इतना कहकर माही ने इधर उधर देखा तो माही को कियारा सामने ही दिखाई दी। माही ने ऋषि को कियारा के पास जाने के लिए रिक्वेस्ट करते हुए कहा, चलो ना ऋषि, हम लोग कियारा से चलकर बात करते हैं। इतना कहकर माही ऋषि को खींचते हुए कियारा के पास लेकर चली गई और खुश होकर बोली, अरे वाह, क्या बात है, आज तो कियारा तुम भी यहाँ आई हो, पर तुम आई कब? मैंने तो तुम्हें देखा ही नहीं। माही काफी देर से अपने नॉन मॉडल्स और फोटोग्राफर फ्रेंड्स के साथ बातें कर रही थी। वो बहुत ही ज्यादा भीड़ भरी और शोरगुल वाली जगह थी। दूसरी बात, कियारा भी दीवार के एक कोने की तरफ बैठी हुई थी, जिसकी वजह से अब तक माही को वो दिखाई नहीं दी थी। अब जब कियारा ने देखा कि माही किसी पुराने फ्रेंड की तरह उसे बहुत अच्छे से बात कर रही थी, तो कियारा भी उसके साथ थोड़ी सी नॉर्मल होने लगी। माही ने मुस्कुराते हुए पूछा, कियारा, काव्य और काय भी यहाँ आए हैं? कियारा ने हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ वो दोनों भी यहाँ आए हैं, पर मैं उन्हें बहुत देर से ढूंढ रही हूँ, वो दोनों कहीं मिल नहीं रहे हैं, पता नहीं कहाँ चले गए हैं। कियारा थोड़ी घबराई हुई थी। काव्य और काया दोनों ही पलक झपकते वहां से गायब हो गए थे। ऋषि ने दूर खड़े हुए विराट की तरफ देखा और फिर कियारा की तरफ घूम गया। कियारा बेचैनी से इस वक्त यहाँ वहां घूम रही थी। उसे देखकर ऋषि ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम टेंशन मत लो, बच्चे ऐसे ही होते हैं, जब भी वो कुछ इंटरेस्टिंग देखते हैं तो अपने छोटे छोटे पैरों को कंट्रोल नहीं कर पाते और उनके पीछे ही भाग जाते हैं। एक काम करते हैं, हम लोग सभी मिलकर उन्हें ढूंढते हैं, अगर हम उन्हें साथ मिलकर ढूंढे तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? ऋषि की बात सुनते ही माही ने भी जल्दी से सिर हिलाकर कहा, हाँ चलो, हम तीनों ही मिलकर उन्हें ढूंढते हैं। माही भी काव्य और काय को बहुत ज्यादा पसंद करती थी, इसीलिए वो कियारा की मदद करने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। पिछली बार माही ने काव्य और काय को तभी देखा था जब वो लोग फोटोशूट के लिए गए थे। उसके बाद से माही ने काव्य और काय को नहीं देखा था, इसीलिए माही उन्हें बहुत ज्यादा मिस कर रही थी। कियारा ने मुस्कुराते हुए माही की तरफ देखते हुए कहा, आर यू श्योर ना, कहीं इसकी वजह से आप लोगों के प्लान डिस्टर्ब तो नहीं होंगे ना? ऋषि ने अपनी आईब्रो उठाकर कियारा को देखते हुए मुस्कुराकर कहा, नहीं नहीं, हम लोग तो फ्री हैं, इनफैक्ट हमारे पास ऐसा कोई काम नहीं है, हम विराट की तरह नहीं है जो ऑलवेज अपने काम में ही बिजी रहते हैं। हम लोग तो यहाँ एंजॉय करने के लिए आए हैं। अब ऐसे में हम तुम्हारी थोड़ी सी हेल्प कर दें तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। कियारा नहीं जानती थी कि वो ऋषि के इस बात का जवाब कैसे दे, इसीलिए उसने कुछ नहीं कहा और केवल मुस्कुरा दी। ऋषि सच में बच्चों को ढूंढने के लिए कियारा के साथ उस घर में घूमना चाहता था। वो ये देखना चाहता था कि जब विराट, ऋषि और कियारा को एक साथ देखेगा तो उसका क्या रिएक्शन होगा। अचानक से घर के वेस्ट साइड कॉरिडोर में एक भगदड़ सी मच गई। वहां मौजूद सारे लोग उस तरफ मुड़कर देखने लगे। हर तरफ क्या हुआ का शोर मच गया। एक किसने कहा, क्या हुआ? बहुत जोर से आवाज लग रही है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई बच्चा रो रहा हो। विराट के आसपास के लोगों ने इधर उधर देखा और उस हंगामे का रीजन पता लगाने की कोशिश करने लगे। सारिका ने बिल्कुल भी आवाज नहीं की और उसने अनिका की तरफ देखा और उसे एक अजीब सी नजर से घूरने लगी। तभी राहुल ने कहा, विराट सर, मैं अभी देखकर आता हूँ कि क्या हुआ है, आप लोग बातें करिए, मैं अभी 2 मिनट में चेक कर आया। विराट भी राहुल के साथ जाने के लिए खड़ा हो गया और बोला, इट्स ओके, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। इतना कहकर विराट भी राहुल के पीछे पीछे चला गया। वो लोग उस आवाज की तरफ जाने वाले पहले लोग थे। ऑनेस्टली कहा जाए तो विराट को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो आवाज किसकी थी और क्यों आ रही थी। विराट को फर्क इसलिए पड़ा क्योंकि वो शोर करने की आवाज किसी बच्चे की थी। लेकिन ये बात भी क्लियर थी कि आज विराट गौतम फैमिली से लड़ने के लिए आया था और अगर काव्य और काया को उसकी वजह से कोई भी तकलीफ होगी तो वो अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएगा। तभी विराट को एक लड़की की तेज आवाज सुनाई दी, हम तो तुम लोगों को खेलने के लिए यहाँ लेकर आए थे, तुम लोग तो चोर हो। ये आवाज किसी कठोर स्वर की तरह लग रही थी। इसे सुनते ही विराट के चेहरे के एक्सप्रेशंस बहुत ज्यादा सख्त हो गए और उसकी आंखों में गुस्सा दिखाई देने लगा। तभी एक छोटी लड़की की आवाज आई, नहीं, हम चोर नहीं है, आप लोग हमें फंसाने की कोशिश कर रहे हो। आवाज सुनते ही विराट ने चौंक कर आवाज आने की दिशा में देखते हुए कहा, यह आवाज तो काया की है।
काया ने आगे कहा, हमने इसे अभी जमीन से उठाया है। तभी एक लड़की की जोर से चिल्लाने की आवाज आई, जमीन पर पड़ा था तो उठा लिया, ये बात भी गलती होती है। पर तुम खुद सोचो, इतने बड़े हॉल में किसी और ने तो इस चीज को जमीन पर पड़े हुए नहीं देखा, बस तुम्हें ही दिखाई दी। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसे छोटे बच्चों का झूठ बोलना सच में बहुत गलत बात है, और छोटे बच्चों को तो बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। क्या तुम्हारी मम्मा ने तुम लोगों को यही सब सिखाया है कि झूठ बोलो और चोरी करो? ये आवाज सुनते ही कियारा हैरान रह गई और दौड़ते हुए वहां पहुंच गई। कियारा ने नेहा की कजिन्स की बातें सुनी और वहां पर इकट्ठे जब सभी लोग उसके बच्चों के इंसल्ट कर रहे थे तो उसे बहुत तेज गुस्सा आया और वो अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए तेजी से उनकी तरफ दौड़ पड़ी। कियारा ने शाह फैमिली की उन दोनों लड़कियों को घूरकर देखा और कहा, मेरे बच्चों ने कुछ नहीं चुराया है, तुम उन पर झूठा इल्जाम लगाने की कोशिश मत करो। ये कहते हुए कियारा ने अपने दोनों बच्चों को कसकर गले लगा लिया। काफी बहुत गुस्से में था। उसने अपनी बहन का हाथ पकड़ लिया और आंसू पोंछकर काव्य ने कियारा को अपने पास देखा तो उसने जल्दी से कियारा से कहा, मम्मा मैंने और काया ने कुछ भी नहीं किया है, ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं, ये दोनों लड़कियां बिना बात ही बड़बड़ाती जा रही थी। ये सुनते ही कियारा ने काव्य और काया को कसकर गले लगा लिया और फिर घूमते हुए उन दोनों लड़कियों की तरफ देखा और उन्हें डांटते हुए कहा, तुम दोनों की हिम्मत ही कैसे हुई मेरे दोनों बच्चों को डांटने की? वो अभी कितने छोटे हैं और तुम दोनों इतनी ज्यादा डरावनी हो कि क्या कहा जाए। तुम्हें कोई कर्सी एटिकेट्स नहीं है क्या? तुम गौतम फैमिली के रिश्तेदार हो तो क्या इस तरह से बिहेव करोगी? कियारा की बात सुनते ही दोनों लड़कियों ने कियारा और दोनों बच्चों को घूरते हुए देखा और कहा, इन्होंने ही वो चुराया था। कियारा ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, बस बहुत हो गया, तुम लोग बहुत बोल चुकी, तुम मेरे बच्चों पर झूठा इल्जाम लगा रही हो, तुमने खुद ही से चुराया होगा और उसका इल्जाम तुम मेरे दोनों बच्चों पे डाल रही हो। पर ऐसा कुछ करने की सोचना भी मत, मैं छोड़ूंगी नहीं तुम लोगों को। कियारा की तेज आवाज से सभी गेस्ट के बीच भगदड़ मच गई। उनमें से किसी ने भी कियारा को इस तरह से अपना आपा खोते हुए देखने की उम्मीद नहीं की थी। कियारा हमेशा से ही बहुत रिजर्व और शाय नेचर की थी। उनमें से किसी ने भी कभी कियारा को इतना गुस्सा करते हुए नहीं देखा था। कियारा को अब किसी भी बात की परवाह नहीं थी। उसके मम्मी पापा और दादाजी के गुजर जाने के बाद किसी ने भी उसका सपोर्ट नहीं किया था। जब तक उसके दादाजी जिंदा थे तब तक वो कियारा को प्रोटेक्ट करते थे। तब भी जब अरविंद और सारिका उन्हें भड़काया करते थे तब भी वो हमेशा ही कियारा को सपोर्ट करते थे। सारिका हमेशा कियारा की शिकायत करने का और उसकी इंसल्ट करने का मौका ढूंढती थी और हमेशा से ही गौतम फैमिली की बेइज्जती के लिए कियारा को ही दोषी ठहराती रही थी। कियारा उस टाइम नहीं चाहती थी कि उसकी फैमिली में से कोई भी दुखी हो, इसलिए वो चुपचाप अपने सारे इमोशंस को अपने मन में ही दबा लेती थी और उसने कभी भी इस बात की शिकायत अपने दादाजी के सामने नहीं की थी कि उसके चाचा अरविंद और चाची सारिका दोनों ही उसे परेशान किया करते थे। कियारा हमेशा ही अपने दादाजी के सामने उन लोगों की तारीफ करती रहती थी, लेकिन बदले में उसे क्या मिला? कुछ भी नहीं। कियारा को अब इस बात का बहुत पछतावा हो रहा था कि उसने अब तक इन लोगों के बारे में अपने दादाजी को कुछ क्यों नहीं बताया था। कभी कभी तो कियारा को लगता था कि उसके दादाजी के मर्डर में वो भी कहीं ना कहीं दोषी थी। अगर समय रहते कियारा ने अपने दादाजी को अरविंद और सारिका की सच्चाई बता दी होती तो शायद कियारा के दादाजी देख पाते कि सारिका और अरविंद कियारा के साथ कितना बुरा बर्ताव करते थे और तब वो डेफिनेटली हाई अलर्ट पर रहते और इन दोनों की हर हरकत पर बारीकी से नजर रखते। हालांकि अब जब गौतम फैमिली की बात आ ही गई थी तो कियारा किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटना चाहती थी। कियारा के लिए उसका आपा खोना बहुत ही रेयर बात थी। उसके कई शब्द उन दोनों लड़कियों को बहुत इफेक्ट कर रहे थे। उन दोनों के चेहरे गुस्से से लाल हो गए। जब उन्होंने ऊपर की तरफ देखा तो विराज को अपने सामने गुस्से से खड़ा हुआ देखा। वो लोग विराज को ऐसे देखकर शर्मिंदगी से भर गए और उन्हें थोड़ा डर भी लगने लगा। अगर विराट इस समय वहां नहीं होता तो वो दोनों अब तक कियारा के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ जमा चुकी होती, जिससे कि कियारा की बहुत ज्यादा इंसल्ट हो जाती। विराट को गुस्से में देखकर अनिका तेजी से दौड़ते हुए उसके पास आई और बोली, हे भगवान, ये तो सच में बहुत बुरा हुआ। अगर विराट को पता चल गया तो पता नहीं क्या होगा। भले ही अनिका इस वक्त अपनी कजन बहनों को बचाने के लिए दौड़ पड़ी थी, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। विराट पहले से ही उन दोनों लड़कियों के सामने खड़ा था। ये गौतम फैमिली का ही घर है ना? विराट की आवाज बहुत शांत थी। वो जितना हो सकता था उतना ही चुप रहता था, लेकिन जब भी बोलता था तो अनिका को असहज कर देता था। उसके सधे हुए शब्दों में इतनी ठंडक थी कि अनिका अच्छे से बता सकती थी कि वो कितने गुस्से में था। अब आगे क्या होने वाला था? विराट उन दोनों लड़कियों का क्या करने वाला था? अनिका अपने कजन्स को विराट से बचा पाएगी? क्या विराट काव्य, काया और कियारा को प्रोटेक्ट कर पाएगा?